अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब स्टूडेंट्स एंड मेरे नॉर्मल स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ते हैं ऑनलाइन। आज आज आपका लास्ट दिन है प्रिपरेशन, मतलब कल आपका पेपर होगा एएम में, मैथ्स 4024 का P2। तो उससे पहले मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, दो वीडियोस बनाऊंगा बेसिकली। एक रिवीजन होगा, क्विक रिवीजन, सारे टॉपिक्स इसमें कवर करूंगा। और एक इंशाल्लाह ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो है कॉमन मिस्टेक्स की, कि इनको अवॉइड कीजिएगा, ये बच्चे बहुत करते हैं जो मैंने देखा है। तो देखिए, सबसे पहले मिस्टेक ये बता दूं कि बहुत बेसिक से शुरू करते हैं, नंबर्स से। वैसे कैलकुलेटर होगा आप लोगों के पास, लेकिन ये गलती कीजिएगा। 4+3/2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, हो सकता है आप लोग ना करते हो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन एक नॉर्मल जनरल बात कर रहा हूँ कि ये 2 1 2 और 2 2 4 कैंसिल कर देते हैं, और फिर 2+3 5 कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। ठीक है। जब 4+3 होगा तो 4+3 दोनों डिवाइड हो रहा है 2 से। मतलब बेसिकली अगर आप इसे खोल के लिखेंगे तो 4/2 +3/2 होगा। ठीक है। और इसे सिंप्लीफाई कर दें तो 2+3/2 होगा। ठीक है। तो इसका ख्याल रखिएगा कि ऐसा ना हो कि कैंसिल करके बस 2+3 5 कर दें, इसका बहुत ख्याल रखिएगा, बच्चे करते हैं। दूसरी बात है, बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है, समझ नहीं आती कि 5/6/7, इसको जब भी लिखेंगे आप तो 7 जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 35/6 होगा। एक तो ये केस हो गया फ्रैक्शन का। दूसरा दूसरा क्या है कि 5 सॉरी 5/6/7, मतलब 5/6 डिवाइड हो रहा है 7 से। तो क्या होगा, ये 5 ऐसे आ जाएगा, 6 7 से मल्टीप्लाई होकर 6 9 42 आ जाएगा। इसमें 5 डिवाइड हो रहा था 6/7 से, इसमें डिवाइड हो रहा है 5/6 7 से पूरा। तो इस बात को जरा नोट कर लीजिएगा कि फ्रैक्शन में आती किस तरह, और बेसिकली अगर भूल जाएं पेपर में, ठीक है, तो कैलकुलेटर में भी एक चीज कंफ्यूजन होती है, कहाँ पे भाई हम ये बॉक्स, इस तरह का बॉक्स बना हुआ आ रहा होता है, हम ये कैसे करें। तो भाई इसका आसान हल ये है कि जब भी कंफ्यूज हो जाओ ना, तो एक आसान सी चीज करना, साइड में लिखना 5/6/7, ये लिखा। अब ये 6/7 5 से डिवाइड हो, मतलब 5 डिवाइड हो रहा है 6/7 से। तो अब ये यहाँ पे लिखा, डिवाइड का साइन लगाया, 6/7 एज इट इज लिख दिया। ठीक है। फिर ये रेसिप्रोकल हुआ, 35/6 आ गया। तो ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, मैंने कहा ये भी डिस्कस कर लूं। अब आते हैं इसके बाद, एक चीज और कंफ्यूजन होती है कि जब ग्राफ का क्वेश्चन आप करते हो, तो मेजॉरिटी ग्राफ के क्वेश्चन में ये होता है, मैं बहुत रफली बता रहा हूँ गाइस, तो इसलिए राइटिंग बस समझने लायक लिख रहा हूँ। ग्राफ्स के क्वेश्चन में क्या होता है कि जब ग्राफ का क्वेश्चन कर रहे होता है बच्चों, पहला पार्ट जो होता है वो प्रूफ का होता है, और उसमें मेंसुरेशन आती है। ज्यादातर हो सकता है आपका वो आ जाए, अलजेब्रा आ जाए, लेकिन देखो अलजेब्रा और मेंसुरेशन को मिला के आता है पहला पार्ट ग्राफ का, अक्सर और बेशतर। और वो होता भी है मुश्किल 2 से 3 मार्क्स का, बहुत ज्यादा भी हुआ तो 4 मार्क्स का। अब बच्चे से प्रूफ नहीं हो रहा होता है, तो प्रूफ पे टाइम, भाई प्रूफ पे टाइम नहीं करना। ग्राफ में बहुत स्कोरिंग मार्क टॉपिक है ग्राफ्स का क्वेश्चन जो आता है। सबसे पहली चीज, ग्राफ के क्वेश्चन में क्या स्कोरिंग होती है कि भाई जब तुम ग्राफ का क्वेश्चन करते हो तो तुम्हारा सेकेंड पार्ट या थर्ड पार्ट या कोई एक पार्ट, ठीक है, ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, सेकेंड या थर्ड हो सकता है, कोई भी एक पार्ट में टेबल बना हुआ होता है। रुको मैं दिखा देता हूँ। हाँ, इस तरह का टेबल बना हुआ था, अब स्क्रीन पर टेबल आ रहा है ना। तो इसमें ख्याल रखना बच्चों कि अगर तुमसे ये प्रूव नहीं हो रही इक्वेशन, ये जो ऊपर इक्वेशन इस तरह की दी हुई है, तो इसे छोड़ देना। इसे, इन दोनों को छोड़ देना, दोनों में से अगर कोई एक भी प्रूव नहीं हो रही हो तो छोड़ देना। इस पार्ट को गेन कर लेना 1 मार्क्स, और फिर जो तुम्हें ग्राफ प्लॉट करनी है उस पर
3 या 4 मार्क्स की होती है, 3 मार्क्स की होती है मोस्टली, उससे कर लेना, टेंजेंट का पार्ट कर लेना, ये छोड़ देना, ये आखिरी में करना अगर फंस जाओ। अगर 2 मिनट से ज्यादा और कुछ नहीं समझ आ रहा, तो 2 मिनट लगाए क्वेश्चन पे, समझ ही नहीं आ रहा भाई कि ये होगा क्या क्वेश्चन में, तो बेसिकली उस क्वेश्चन को छोड़ देना, उस पार्ट को जो प्रूव वाला है। ये मैं सिर्फ इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, अलजेब्रा के लिए भी यही है, अलजेब्रा में भी इस तरह के पार्ट आते हैं, लेकिन P1 में आता है ज्यादातर, हो सकता है P2 में आ जाए, आपको पता है सिलेबस दोनों का सेम है, तो इसको जरा सा ध्यान रखिएगा, प्रो वाला पार्ट छोड़िए, टिप्स भी बताते जा रहा हूँ सीधे सीधे। अच्छा, अब जब ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, अब बच्चों से क्या गलती होती है, ग्राफ दिया हुआ था इस तरह का, बना लेते हैं। अब जब ग्राफ दिया होगा ना बच्चों, तो इसका ख्याल रखें, 1 मिनट, जब भी ग्राफ दिया होगा ना, तो उसे स्केच करने का लिखा होगा ऊपर, या प्लॉट का चलो लिखा हुआ है, तो जब तुम करोगे तो इसका मार्जिन रखना है कि तुम भाई इंसान हो, जो भी कर रहे हो, तो जब भी क्वाड्रेटिक ग्राफ स्केच करो या क्यूबिक, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक और लीनियर के अलावा कोई और चौथी आएगी नहीं, क्वार्टिक ग्राफ और पेंटिक ग्राफ, ये सब वाली ग्राफ्स आपके पास है नहीं, x⁴ वाली और इनकी, तो जब भी तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्केच कर रहे हो, इस तरह का शेप बन गया तो सही है। अब ये देखो मेरे थोड़ा सा इस तरह निकल गया है, तो इतना होता है, उसके लिए पूरा रब करके गंदगी करने की जरूरत नहीं है, तुमने अपना बेसिकली वहां पे चीजें क्या दिखानी होती हैं, 2 रूट्स अगर हैं, अगर इक्वेशन के रूट्स ही नहीं है, नॉट पॉसिबल वाली इक्वेशन है, तो रूट तो नहीं दिखाने ऑब्वियस, और एक दिखाना होता है आपको वाई इंटरसेप्ट, और एक दिखाना होता है टर्निंग पॉइंट, इस केस में वाई इंटरसेप्ट और टर्निंग पॉइंट सेम है, ठीक है, तो 4 चीजें दिखानी होती हैं, टर्निंग पॉइंट ग्राफ में, बस इन 4 को वाजे बनाना, एक तो शेप ग्राफ का, अब देखो थोड़ा बहुत तो चलता है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो बिल्कुल चलता है कि अगर ऐसी है ग्राफ और तुमने इस तरह बना दी, नहीं नहीं इस तरह कुछ ज्यादा हो गया, रुक जाओ। अब यहाँ से ये थोड़ा सा बेंड हो गया है ना, तो इतने पे कोई फर्स्ट करने की जरूरत नहीं है, टाइम शॉर्ट होता है वैसे भी, ये तुमने बता दिया है पैराबोला है, तुमने ये शो कर दिया, टर्निंग पॉइंट शो कर दिया, दोनों रूट शो कर दी, यू शेप का बना दिया है तकरीबन, ये मार्जिन होता है इतना सही है। अब टेंजेंट बनाते वक्त इसका ख्याल रखना कि भाई जो भी पॉइंट हो टेंजेंट का, उस पर स्ट्रेट लाइन जा रही हो, इसका ख्याल रखना पड़ेगा टेंजेंट का। टेंजेंट में मार्जिन होता है तकरीबन, अब जैसे 2.5 आ रहा है एक्यूरेट, जो एडमेस के स्टूडेंट वो समझ गए, डेरिवेटिव से अगर करेंगे तो इससे 2.5 आ रहा है किसी पॉइंट का ग्रेडियंट, आपने टेंजेंट बनाया 2.2 आ गया या 2.7 आ गया, ठीक है, या चलो चलो बहुत ज्यादा 2.9 आ गया, तो इतना एक्सेप्टेबल होता है, मतलब आपका इतना मार्जिन होता है, 1 का पूरा मार्जिन होता है कि अगर 2.5 ग्रेडियंट आ रहे हैं, 3.5 या 2 आ गया आपका ग्रेडियंट, तो एक तरह से वो आपके चांसेस हैं सही हो जाए, लेकिन देखो 3.5 बहुत ज्यादा चला जाएगा उस तरफ, तो 3 आ गया आपका, 2 आ गया, इस तरह के ग्रेडियंट आ गया, तो ये एक्सेप्टेबल होता है, 2 से 3 तक रेंज एक्सेप्टेबिलिटी है, इस केस की बात करो तो एक का एक्सेप्टेबल होता है। फिर भी 2-3 दफा चेक कर लेना लाइन बना के, भाई टेंजेंट, टेंजेंट का खास क्या लिए रखना कि जब भी इक्वेशन या सर्कल से टेंजेंट जाती है, तो मैं यहाँ पे स्केच कर रहा हूँ, टाइम शॉर्ट है गाइस तो इसलिए, तो इस तरह जाती है टच करते, ये इस तरह टच करते हुए जाती है, सही है, कभी भी इसका ख्याल रखना कि अंदर ना जा रही हो, ये देखो मेरी अंदर चली गई, तो इसलिए थोड़ा सा टेंजेंट को बिल्कुल टच करते हुए ले जाना है, इस तरह, बिल्कुल अंदर नहीं जाए, बस टच हो, टच हो, जिस पॉइंट से आपको निकालना है ग्रेडियंट बस वो टच हो, ठीक है, ये बात समझ आ गई। फिर वो टेंजेंट की इक्वेशन बहुत कम मांगता है, लेकिन टेंजेंट बनाने को कहता है, और प्लस उसका ग्रेडियंट मांगता है टेंजेंट का, तो ये कर लीजिएगा। ग्रेडियंट में मैं ये प्रेफर करूंगा कि एक पॉइंट हमेशा कभी भी 2 पॉइंट्स अलग अलग नहीं लीजिएगा, एक पॉइंट ये वाला लीजिएगा जो जिसका आपको पॉइंट का निकालना था, जहाँ पे आपने टेंजेंट बनाई ग्राफ पे, वो आपको पता होगा कौन सा पॉइंट है, तो आपको एक्यूरेटली पता होगा। फिर टेंजेंट वाला पॉइंट आपका फ्लक्चुएट करेगा, तो सिर्फ एक पॉइंट फ्लक्चुएट करेगा, तो उससे आपके आंसर पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा,
तो क्या बोला मैंने, जब भी टेंजेंट बनाएंगे तो एक पॉइंट वही लेंगे जो आप ग्राफ पे आपसे बोलते हैं ना वो, कि ग्राफ पे आप 2,3 पे बनाए टेंजेंट, या x इज इक्वल टू 2 पे बनाए टेंजेंट और ग्रेडियंट न मालूम करें, तो वो एक पॉइंट तो यही वाला लीजिएगा और एक पॉइंट कोई सा और ले लीजिएगा। ज्यादा मैं ये प्रेफर करूंगा कि होल नंबर वाला ढूंढिएगा, कि भाई कोई होल नंबर मिल जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। तीसरी चीज, टेंजेंट पे जब देखें पॉइंट तो ये भी कोशिश कीजिएगा एक, कि अगर टेंजेंट ये है, ठीक है, मैं अब ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, और चलो ग्राफ बना देता हूँ। इस तरह की ग्राफ है, इस तरह की ग्राफ है, टेंजेंट ये है, या सॉरी पॉइंट ये है जिसका आपको ग्रेडियंट निकालना है, और ये अपने टेंजेंट में स्ट्रेट बनाना। ये मैंने इसलिए बनाया क्यों, अभी मैं लाइन सेलेक्ट नहीं कर रहा, तो टेंजेंट बना दिया, बल्कि ये टच नहीं कर रही, रुक जाओ, ये भी टच नहीं कर, ये इस तरह की टेंजेंट आ रही है। सही है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए टेंजेंट। तो कोशिश ये करना है, एक पॉइंट ले लिए तो करीब लो, बहुत दूर जाके यहाँ कहीं कोई ना ले रहे हो पॉइंट, वो ज्यादा होता है, जितना ज्यादा आगे लोगे उतना ज्यादा चांसेस हैं एक्यूरेसी के हटने के। ठीक है, तो बस तुम्हें ग्राफ में ये शो करना होता है कि शेप सही हो, यू बने, मतलब कुछ ऐसा ना लग रहा हो कि भाई ये इसी तरह बन गया, ये वी टाइप बन गया, तो यू बने, इतना रखना कि यू बन जाए इस तरह, और टर्निंग पॉइंट दिख जाए शेप के साथ, इसके साथ टर्निंग पॉइंट का ख्याल रखना। इसके साथ एक चीज और है, वाई इंटरसेप्ट का ख्याल रखना, चाहे क्यूबिक हो चाहे वो हो, क्वाड्रेटिक हो चाहे लीनियर हो, और इसके अलावा रूट्स का ख्याल रखना। ये चार चीजें ही देखता है एग्जामिनर, चार या तीन चीजें जिसमें ये 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 और ये होता है। रूट हो सकता है आपकी इक्वेशन का ना हो, पॉसिबल है ये, तो इन चार के एक एक मार्क्स होते हैं तकरीबन, तो ये 4 मार्क्स का बन जाता है आपका पार्ट, या 3 मार्क्स का बन जाता है। ग्राफ का ये बता दिया कि प्रूव ना हो रहा हो तो आगे चले जाना। अच्छा, अब ग्राफ में एक पार्ट और आता है जिसमें आपको एक इक्वेशन लाइन की दी हुई होती है, एक इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन की दी हुई होती है, और आपको उससे ग्रेडियंट निकालना होता है। ठीक है, तो उस पार्ट को अगर ना वो भी ना आ रहा हो तो उससे भी छोड़ देना, ग्राफ का वहां की पार्ट्स कर लेना, बहुत बड़ा मुश्किल 4 मार्क्स का पार्ट नहीं कर पाओ तो उसे एंड में जरूर देखना। ठीक है, ग्राफ के बाद आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन पे। ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्मेशन में एक चीज का ख्याल रखना कि वो लेके जाना ट्रेस पेपर। मैं रिकमेंड ये करूंगा कि ट्रेस पेपर यूज करना, रोटेशन और रोटेशन या पॉइंट को निकालना। ओहो, एक मिनट, तो ट्रेस पेपर लेके जाना अपने साथ। एक बात तो ये, मैं उनको भी यही, जिनको नॉर्मल मेथड से करना आता है, 90 डिग्री लेके रोटेट करना आता है, वो भी ट्रेस पेपर लेके जाएं, चेक वेक कर लें वहां पे। ट्रेस पेपर अलाउ होता है, कोई भी इन्विजिलेटर आपको ट्रेस पेपर के लिए नहीं रोकेगा। दूसरी बात है, जब ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो और आप मैट्रिक्स के पार्ट में फंस जाए, मैट्रिक्स में देखें, मैं एक फाइल आपको दे दूंगा, जिन बच्चों को चाहिए हो मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लें, मैं उन्हें फाइल जरूर दे दूंगा मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के, उसमें सारे लिखे हुए हैं। लेकिन मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में अगर फंसे और डाउट हो तो अपने कैलकुलेटर में जाइएगा, मैट्रिक्स का होता है मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन, वहां से चेक कर लीजिएगा जल्दी से। ठीक है, ये 2 या 3 मार्क्स का पार्ट आता जरूर है मैट्रिक्स का। सही है, ये तो एक चीज हो गई, तो चेक जरूर कर लीजिएगा मैट्रिक्स वाले पार्ट को। यहाँ पे बच्चे ये करते हैं कि भाई यहाँ बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, जैसे आपका अगर मैं एक्स एक्सिस से कर रहा हूँ रिफ्लेक्ट, ठीक है, तो एक्स एक्सिस से अगर रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ किसी भी पॉइंट को, तो अगर वो एक्स कॉमा वाई होता है पॉइंट, तो वो रिफ्लेक्ट होके क्या बन जाता है, एक्स कॉमा माइनस वाई। अब इसका मैट्रिक्स किस तरह बनता है, इसका मैट्रिक्स कुछ इस तरह बनता है कि 1 0 0 माइनस। अब बच्चे उल्टा कर देते हैं बस, और कुछ भी नहीं करते, बस उल्टा कर देते हैं इसमें।
या दिया हुआ होता है मैट्रिक्स के भाई इससे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसका बताएं, आप डिफाइन करें ट्रांसफॉर्मेशन। तो बच्चे ये करते हैं कि इसको वाई एक्सिस का कह देते हैं, मतलब उल्टा स्वैप करने की बहुत। इतना मसला एनलार्जमेंट में नहीं होता, रोटेशन में नहीं होता, जितना रिफ्लेक्शन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। रोटेशन में या तो आ रहा होता है बच्चे को या नहीं आ रहा होता है, इसमें डाउट्स बहुत होते हैं कि -1 यहाँ लगेगा या -1 यहाँ लगेगा। तो भाई इसमें बेसिकली ये देखो, इसको पहले इस तरह लिख लिया करो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये एक्स को एज इट इज रखना है। पहले हम रो को मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इसके पहले हम क्या करते हैं, पहले वाले मैट्रिक्स के रो से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं सॉरी वेट, मैंने उल्टा लिख दिया। मैं इसलिए देख रहा हूँ कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। हाँ, यहाँ आएगा, देखो ये भी गलती नहीं करना। एक गलती, चलो मुझे और याद आ गई। ये पहले नहीं आएगा, ये बाद में आएगा। मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है उसके बाद एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट लिखोगे, ठीक है। अब हम क्या करते थे, जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करते थे, पूरी रो, ये वाली रो मल्टीप्लाई होती थी पूरी कॉलम्स, पूरे कॉलम्स, ठीक है। मतलब रो 1 मल्टीप्लाई होती थी जाके कॉलम 1 से। अब ये देखो रो 1 जब मल्टीप्लाई होगी तो 1 x इसी तरह आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ये अपने फिंगर्स से भी कर सकते हो, ये 0 हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। और जब ये होगा तो ये 0 x हो जाएगा और ये -y हो जाएगा। तो हमें यही तो चाहिए बेसिकली। रो 1 कॉलम 1 का एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा रो 1 कॉलम 1 से, फिर रो 1 कॉलम 2 का एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा रो 2 कॉलम 1 से। बस ये याद रखना। इसके अलावा देखो ट्रांसफॉर्मेशन में एक गलती और करते हैं, वो बोलते हैं भाई डिफाइन द ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका याद रखो कि जब रिफ्लेक्शन का केस होगा तो तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू। बल्कि इसे प्रॉपर लिख लेते हैं, रुक जाओ। सिर्फ तुम्हें दो चीजें बतानी होती हैं इसमें, एक होता है रिफ्लेक्शन और फिर विथ रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे x विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू a किसी भी कांस्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू y कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और है, जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, एक चीज और है छोटी सी। जब आप x इज इक्वल टू y का केस करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको एक बार देख लेना, मुझसे ले लेना इसके नोट्स। ये तुम्हें डिटेल में पढ़ के जाना है इसको भाई, कंफ्यूज नहीं हो जाना। जो ए स्टार वाले बच्चे हैं वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई नॉर्मल सी बात है, तो ये मुझसे ले लेना खासकर इसके नोट्स। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू, जब आप ट्रांसलेशन को कर रहे हैं तो सिंपल देखें, ये 2 मार्क्स है या 3 मार्क्स है, ठीक है। आपको करना यही है जो मैं बता रहा हूँ। ट्रांसलेशन लिखा कि भाई ट्रांसलेशन हो रही है, ट्रांसलेशन हो रही है, और फिर उसके बाद आपको डायरेक्ट ट्रांसलेशन वेक्टर लिखना है। डायरेक्ट ट्रांसलेशन वेक्टर लिखिएगा, मैं बता रहा हूँ। ट्रांसलेशन वेक्टर, जो भी ट्रांसलेशन वेक्टर, ट्रांसलेशन स्पेलिंग गलत है क्या, TRANSLA, चलो खैर जो भी स्पेलिंग हो, स्पेलिंग के मार्क्स नहीं कटते वहाँ। और ट्रांसलेशन का हो गया। अब रोटेशन, तो रोटेशन लिखेंगे। बच्चे लिख रहे होते हैं कहानी, रिफ्लेक्शन विद लाइन है, ये रिफ्लेक्शन, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की उतने ही यूनिट्स हो रहे हैं भाई, ये कहानी नहीं लिखना, टाइम वेस्ट होगा। सिर्फ रोटेशन लिखना है और फिर उसके बाद आपको लिखना है सेंटर ऑफ रोटेशन, बस। सेंटर ऑफ रोटेशन लिखना है, खत्म काम। इसके बाद आते हैं, रिफ्लेक्शन हो गई, ट्रांसलेशन हो गई, रोटेशन हो गई, एनलार्जमेंट।
विथ स्केल फैक्टर या एनलार्जमेंट स्केल, जो भी लिखना चाहें, विथ स्केल फैक्टर और स्केल फैक्टर लिखते हैं, खत्म कहानी। ये चारों इस तरह करेंगे। दूसरी बात है आपकी जो ट्रांसलेशन और रिफ्लेक्शन होती है, ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन और रोटेशन, इसमें याद रखें कभी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज नहीं चेंज होता। तो ये आपको हेल्प करेगा, ऑब्जेक्ट शेप एंड साइज नेवर चेंजेस। ठीक है, ये आइसोमेट्रिक नॉन आइसोमेट्रिक वाला केस है, लेकिन आइसोमेट्रिक से आप कंफ्यूज हो जाए तो इससे मैं वो टर्म यूज ही नहीं कर रहा ना, जिससे कंफर्म कंफ्यूज हो जाए। और इन एनलार्जमेंट it is must that the objects shape नहीं, शेप नहीं, सॉरी, साइज चेंजेस। स्ट्रेच और शेयर नहीं है, उसमें शेप भी चेंज हो जाता था कभी कभार, लेकिन अभी आपके जो एनलार्जमेंट है, रोटेशन, अच्छा देखिए अगर शेप और साइज चेंज हो गया, सॉरी शेप और साइज बोल रहा हूँ, साइज चेंज हो गया ऑब्जेक्ट का, तो आप तो वहीं पकड़ लेंगे कि भाई ये है ही एनलार्जमेंट, तो आसानी हो जाएगी आपको, और एनलार्जमेंट फिर स्केल फैक्टर के साथ डिफाइन कर देंगे। अच्छा, अब अगर ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन और रोटेशन तीन है, तो इसमें याद रखें रिफ्लेक्शन जब भी होगी तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहीं से भाई रिफ्लेक्ट हो गया है पूरा। ठीक है, आपको डिस्टेंस कहीं से दिखाओ, एक्स इक्वल टू वाई का केस थोड़ा सा पकड़ना मुश्किल है, उसमें भी अगर आपको याद हो तो एक्स वाई बन जाता था, वाई एक्स बन जाता था, अगर ये याद हो तो इससे हो जाएगी कहानी आसान। लेकिन डू सी दैट रोटेशन में चीज रोटेट हो रही होगी, तो आप थोड़ा सा अपने देखेंगे, हाथ वगैरह घुमाएंगे कि भाई ये रोटेशन तो नहीं हो रही, तो अब प्रैक्टिस होगी तो खुद भी अंदाजा हो जाएगा। लेकिन मैंने टिप्स दे दी है कि जब भी ट्रांसलेशन होगी तो ऑब्जेक्ट आगे ऊपर नीचे कहीं चला गया होगा, जब भी ट्रांसलेशन होगी ना तो ऑब्जेक्ट या तो आगे चला गया होगा या ऊपर चला गया होगा या नीचे शिफ्ट हो गया होगा अपनी जगह से, सारे कोऑर्डिनेट्स उसके। ठीक है, वो आप देख लेंगे। ट्रांसलेशन हमेशा 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 जो है उससे होती है, याद रखें। क्या बोल रहा था मैं, ट्रांसलेशन हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस से होती है, ओरिजिन से होती है, जहाँ पे जीरो, वाई भी जीरो होता है, एक्स भी जीरो होता है, वहीं से ट्रांसलेशन होती है। हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन होती है किस पॉइंट से हो रही है। एनलार्जमेंट अलबत्ता सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से होती है। ठीक है, अच्छा स्केल फैक्टर, मैंने हाँ यहाँ पे एक चीज और है, वो स्केल फैक्टर एंड सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, इसको भी एक्सप्लेन करें। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट के टिप्स बताए थे मैंने आपको, कि वो लाइंस बना देते हैं उसमें, होपफुली पता होगी और याद होगा अभी तक। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट लिखेंगे इसमें, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट एक्स कॉमा वाई कोई कोऑर्डिनेट हो। ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा, बड़ा बड़ा लिख रहे हो, डेफिनेशन नहीं पूछता। ट्रांसलेशन में याद रखिएगा तो ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं शिफ्ट हो जाता है, रिफ्लेक्शन में ऑब्जेक्ट एज इट इज रिफ्लेक्ट हो जाता है, और रोटेशन में घूम रहा होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई भाई कहानी। अब आते हैं मेंसुरेशन में। होपफुली मेरी राइटिंग समझ आ रही हो, मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ इसलिए थोड़ी राइटिंग ऐसी हो रही है। मेंसुरेशन में क्या होता है बच्चों से गड़बड़, कि एक क्यूबॉइड दिया हुआ है, एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर वो बोल देता है आपसे कि रेक्टेंगुलर बेस बॉक्स है, एक बॉक्स है जिसका बेस रेक्टेंगुलर है, एक नॉर्मल बॉक्स है जिसका बेस रेक्टेंगुलर है, तो समझें क्यूबॉइड, नॉर्मल बॉक्स है उसका मतलब क्यूबॉइड है, और अगर स्क्वायर बेस है तो क्यूब है। इस तरह का क्यूबॉइड बना हुआ है। अब उसने बोला भाई ऊपर का
बॉक्स में या कंटेनर में, बॉक्स से कंटेनर में, उसने बोला ऊपर क्या लिड ओपन है। जब लिड ओपन होगी तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, L मल्टीप्लाई बाय P मल्टीप्लाई बाय H, नथिंग विल बी चेंज है। ठीक है, अब ये याद रखें जब सरफेस एरिया निकालने होंगे तो अगर मैं ये कह देता हूँ ये L है, ये B है और ये H, यहाँ से लेके यहाँ तक L है और यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब सॉरी उल्टा कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक L है और यहाँ से लेके यहाँ तक B है और ये H है। ठीक है, ये हाइट इसकी मैंने ये कह दिया। अब क्या करेंगे आप, बल्कि थोड़ा सा ना डायग्राम को वास कर लेते हैं, आसान हो। ये लाइंस स्ट्रेट होती हैं भाई क्यूबॉइड की, मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ। ये है, ये आपका एल है, मैंने कहा ये बी है एंड दिस इज द एच। तो आप क्या करते थे, सरफेस एरिया, नॉर्मल सरफेस एरिया की बात करूं तो इस तरह निकालते थे, एल बी प्लस एल एच प्लस एच। अब मैंने कहा भाई लिड ओपन है, ये ओपन है, ये टैंक, देखो तीन वर्ड यूज कर सकता है जो एग्जामिनर यूज करता है अक्सर, कंटेनर, टैंक, बॉक्स। ठीक है, ये यूज करेगा, ये रूम के रूम बन रहा है और उसका जो है ऊपर का नहीं है, अभी रूफ नहीं है ऊपर। ठीक है, तो जब ये चीजें यूज करे वो और ओपन कर दे लिड को, तब आप क्या करोगे, क्लोज करेगा तब तो देखो नॉर्मल यही फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन ओपन अगर रखेगा तो इसमें बस फॉर्मूले में क्या हट जाएगा, एल ओ बी, एल ओ बी एक हट जाएगा, मतलब तुम टू एल एच और एच बी तो प्लस करोगे, लेकिन वहां पे देख लेना एल बी है ये कौन सा है, ये वाला टॉप हटा दो। भाई हवा का सरफेस एरिया नहीं लगाने लगना है कि हवा क्लोज कर रही हो, ऐसा कोई वहां पे सुपर थॉट सेम करना और अपने आप को कंफ्यूज। सिंपल याद रखना मेरी बात, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं आप तो ये याद रखिएगा कि ऊपर का कंटेनर का टॉप नहीं है, लिड नहीं है, या फिर टैंक के लिड नहीं है, तो इसका मतलब भाई वो है ही नहीं। ऊपर का टॉप नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि कंटेनर का टॉप जब खुला हुआ है तो सरफेस एरिया जब निकालेंगे तो ऊपर की चीज का सरफेस एरिया नहीं लेंगे। द सेम गोज फॉर कोन, द सेम गोज फॉर सिलेंडर। अगर सिलेंडर, उसने बोले भाई एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है, उसका जो है टॉप ओपन है, तो आप इस सर्कल का एरिया नहीं लेंगे। तो मतलब आपका ओपन है ना, ये ओपन वाले, क्लोज वाले केस में तो नॉर्मल फॉर्मूलाज यूज होंगे ना। तो अगर वो कह देता है ऊपर से खुला हुआ है तो तब आप सिंपल यूज करेंगे 2 पाई आर एच, ये तो चीज सेम रहेगी, ये कोई भी केस हो, बस आपका एक सर्कल हट जाएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर की जगह 1 पाई आर स्क्वायर रहेगा। या फिर एक काम करें, पूरा सरफेस एरिया निकालने जो नॉर्मल सरफेस एरिया से निकालते हैं, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दें आखिरी में एक सर्कल का एरिया। अगर वो बोलता है वायर है उसके बीच का, हमने बीच का वायर हमने कट कर दिया है और हॉलो है, तो हॉलो का मतलब है ना ये इसका क्लोज है, ये भी ओपन है एंड दिस इज ऑल्सो ओपन। तो उस सूरत हाल में आप 2 पाई आर एच लेंगे, लेकिन वो बोलेगा आपसे हॉलो है, और हॉलो बोल के अगर बोले जमीन पे रखा हुआ है तब आपको नीचे के लेना पड़ेगा, क्योंकि अब जमीन पे लिखा है तो मतलब ये कवर्ड हो गया। सही है, ये बता दिया। दूसरी बात है भाई, देखें इस वाले डायग्राम को देखें, करवाने का तो अभी टाइम नहीं है, मैंने वैसे भी मेंस्ट्रुएशन की बहुत सारी करवाई हैं चीजें। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये बच्चे ने पूछा था, तो ये
आया क्यों नहीं भाई? हाँ, इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब इसमें ये नहीं सोचने लग जाएगा कि ये ओपन है क्लोज है, भाई ऑब्वियसली दिस इज क्लोज्ड। ठीक है, अब इसमें क्या समझेंगे, देखिए सरफेस एरिया इज सिमिलर, अब वे सिमिलर टू पैरामीटर जिस तरह निकालते हैं। बाहर क्या क्या चीजें दिखनी है, इस सर्कल का एरिया आएगा, इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आएगा, कर्व सरफेस एरिया सी एस ए लिख रहा हूँ, इस इस सर्कल का एरिया आएगा, इस सर्कल का एरिया ना आपका सिलेंडर का आएगा ना आपका कोन का आएगा। तो आप कोन का भी पाई आर रेल लेंगे जो इसका सरफेस एरिया होगा, कोन का सिर्फ यही लेंगे पाई आर एल जो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, और इसका भी 2 पाई आर एच लेंगे प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एच। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेगा कि ऐसा ना हो गलती से आप कोई एक भी सर्कल ले लें, ये वाला बीच वाला, इसमें 2 सर्कल आ रहे हैं टोटल, एक कोन का अपना सर्कल और एक सिलेंडर का अपना सर्कल, तो इसको ध्यान रखें। अच्छा, अगर अगर एक नॉर्मल बात करता हूँ, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट दे कैन डू, मतलब सेवल इससे डिफिकल्ट तो नहीं पूछेंगे कुछ सिलेंडर और कोन को मिला के, कि अगर इस तरह की कोन पर कोन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह की कोन है और ये खाली है, तब ये सरफेस एरिया में आएगा, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मैं ब्लू सब कर देता हूँ। नमाज के टाइम हो रहा है तो मैं बीच में शायद गैप लूँ, लेकिन आप लोग जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं गाइस, वो रहिएगा, ये चलती रहेगी। ये बिलफर्ज, सी दिस इज द सरफेस एरिया, दिस विल बी इंक्लूडेड इन द सरफेस एरिया। तो ये कैसे निकालेंगे, इस पूरे सिलेंडर के ऊपर वाले सर्कल में से माइनस कर देंगे कोन वाला सर्कल को, तो ये आपको बाहर का जो ब्लू कलर से शेड किया मैंने वो मिल जाएगा, वो इंक्लूड होगा सरफेस में क्योंकि वो एक्सपोज है। अच्छा, यहाँ पे डिपेंड्स कि ये जब लेंगे आप जब वो बोले कि मटेरियल से कवर्ड है, अगर वो बोले भाई ये खाली है तब तो नहीं लेंगे ऑब्वियसली, लेकिन खाली पे कौन रखी कैसे होगी, नहीं रखी जा सकती है, बल्कि रखी जा सकती है कि यहाँ पे कुछ हो कोन के सर्कल पे लेकिन बाकी खाली हो, लेकिन ऐसा कभी आया नहीं है। ये मैंने एक एक्सेप्शनल केस बता दिया कि आप लोगों को थोड़ा सा थिंकिंग खोले कि अगर कोन का जो सर्कल की बेस है वो छोटी हो एज कम्पेयर टू सिलेंडर जिसपे वो रखा हुआ है सिलेंडर की सर्कल की बेस पर, तो माइनस करके आप ये ब्लू वाले एरिया को भी प्लस कर दें। ठीक है, मेंसुरेशन का ये मिस्टेक करते हैं बच्चे। दूसरी बात है, मेंसुरेशन में देखें ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा कि यूनिट्स 1 मीटर में दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, आपने सारी वर्किंग कर दी, तो दोनों या तो मीटर्स में हो या तो दोनों सेंटीमीटर में हो या दोनों मिलीमीटर में हो, जिसमें भी, जैसे कि ये वाला है क्वेश्चंस किए हुए ना, तो उससे मैं दिखा रहा हूँ। ये देख, ये बुक का ही क्वेश्चन है। अब इसमें ये 28 सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसका डायामीटर, और लेंथ ऑफ द डेप्थ ऑफ द, क्या है ये भाई, है क्या, एक मिनट के ड्रेस में, वेल वेल जो डेप्थ ऑफ द वेल दी हुई है वो मीटर्स में दी हुई है और ये सेंटीमीटर में, तो इसको कन्वर्ट करना जरूरी है। एग्जामिनर कभी कभार फरमाइश से कर देता है कि भाई मीटर स्क्वायर में दें अपना, तब तो दोनों मीटर में करना है, अगर नहीं उसने कुछ भी बोला है तो आप खुद ही फिर मीटर में या सेंटीमीटर में अपनी मर्जी से दे दीजिएगा। तो हमने बेसिक ये चीजें डिस्कस कर ली, एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। ये रिवीजन भी हो गया एक तरीके से जो मैं बता रहा हूँ। अपर बाउंड और लोअर बाउंड में बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, कि अगर वो बोला है नियरेस्ट टू, लिखना पड़ेगा पूरा, नियरेस्ट टू 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का मतलब है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपर बाउंड में प्लस होगा 0.5 और लोअर बाउंड में माइनस होगा 0.5। कब कब होगा ये, हाँ भाई किसी के पास जवाब है इसका, खैर इसे करें,
मैं तब तक इसको सोचा, मैं आता हूँ फिर नमाज पढ़ के इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। हाँ तो हम बाउंड तक पहुंचे थे। बाउंड में देखो, एक चीज का ख्याल रखना आप लोग, जैसा क्या बोलते हैं नियरेस्ट टू, ये मैं नियरेस्ट की बात बता रहा हूँ, नियरेस्ट सब में है ना। बाउंड बहुत बच्चों को नहीं पता होता, तो इससे मैं रिवाइज करवा देता हूँ। नियरेस्ट टू अगर बोले 10 सेंटीमीटर, तो +-5 होगा। अभी बता रहा हूँ प्लस कब होगा माइनस कब होगा। और 20 बोल रहे हैं तो +-10 होगा। 8 सेंटीमीटर, नियरेस्ट सेंटीमीटर, या फिर यूज कर रहा है 1 सेंटीमीटर, तब +-0.5। अच्छा एक चीज का ख्याल रखना है यहाँ पे, सेंटीमीटर की जगह मीटर किलोमीटर भी हो सकता है, मेरे ख्याल से उतना इशू नहीं होना चाहिए। इससे मैं बस बेसिक सेंटीमीटर से समझा रहा हूँ, मीटर किलोमीटर किलोग्राम सब ग्राम सब में यही होगा। अच्छा अब प्लस, अपर बाउंड में हमेशा प्लस होगा, यू भी यूज कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सही शॉर्ट फॉर्म नहीं है, बल्कि यार तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ बच्चों। अपर बाउंड में प्लस होगा हमेशा, जो भी हो 0.5 10 जो केस के हिसाब से। और लोअर बाउंड में हमेशा माइनस हो। ठीक है, राइटिंग बहुत खराब है, लेकिन वो इसीलिए खराब है कि जल्दी समझा रहा हूँ। दूसरी बात है, इश्यू यहाँ पे नहीं होता बच्चों को अगर पता होता है, इश्यू वहाँ होता है कि अगर वो तुमसे बोल रहा है कि कैलकुलेट द लीस्ट डेंसिटी मिनिमम डेंसिटी, और अपर बाउंड और लोअर बाउंड वाला सवाल है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला पता होगा। डेंसिटी बराबर होता है मास ओवर वॉल्यूम। अब बच्चों याद रखो, जब वो बोलेगा मिनिमम डेंसिटी ना, तो मास हमेशा, मास में से माइनस होगा बाउंड, मतलब लोअर बाउंड वाला मास आएगा। अगर मैं सही से देखूँ तो लोअर बाउंड वाला मास आएगा, और अपर बाउंड वाला वॉल्यूम आएगा। यूबी और एलबी भाई सही नहीं है, ये मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। अपर बाउंड वाला वॉल्यूम आएगा, सही है। और अगर वो बोल रहा है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम डेंसिटी या कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट डेंसिटी, और अपर बाउंड और लोअर बाउंड वाला सवाल है, तो ऊपर आएगा अपर बाउंड वाला मास और लोअर बाउंड वाला वॉल्यूम। इसकी रीजन याद रखो हमेशा, अगर लॉजिकल तरीके से समझना है तो ये याद रखो, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना आंसर बड़ा है। नहीं समझ आई बात भाई? देखो डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा ना, उतना आंसर बड़ा है। आंसर ए से, या रुक जाओ, या मैं वर्बली बता रहा हूँ, और जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतना आंसर छोटा आएगा। अच्छा मैंने क्या कुछ गड़बड़ कर दी? दोबारा बता रहा हूँ भाई, रुक जाओ, शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना आंसर बड़ा आएगा, और डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतना आंसर छोटा आएगा। इन शॉर्ट, अगर वेरिएशन पड़ी है तो यूं समझ लो, डिनोमिनेटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आंसर, ये हेल्प करेगा बहुत। और न्यूमरेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आंसर। न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा उतना आंसर बड़ा आएगा, और डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना आंसर छोटा आएगा। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतना आंसर छोटा आएगा, और डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना आंसर बड़ा आएगा। ये वाली बात हो गई, ये दोनों समझ आ गई बात। जब एरिया निकाल रहे होगे, जैसे रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हो, लेंथ इनटू ब्रेथ, और इससे बोला मैक्सिमम एरिया निकाले, बाउंड का सवाल है, तो आप दोनों का अपर बाउंड लोगे, लेंथ का भी अपर बाउंड लोगे, यू भी। मैं भाई कोई स्पेसिफाइड शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ऐसे कभी नीचे लिख रहा हूँ कभी ऊपर, और ब्रेथ का भी अपर बाउंड लोगे। ठीक है, ये यू बी स्टैंड फॉर अपर बाउंड। और अगर एरिया छोटा बोल रहा है तो वाइस वर्सा हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ। तो भाई रेक्टेंगल के लिए बता रहा हूँ, द सेम गोज फॉर स्पेयर, द सेम गोज फॉर क्यूबॉइड, द सेम गोज फॉर सिलेंडर, सबके लिए सेम।
अच्छा एक चीज और याद रखना, मैं बता रहा हूँ अभी इसके बाद। तो लेंथ का भी लोअर बाउंड लोगे जब बोला है एरिया लीस्ट वाला निकाला, और ब्रेथ का भी लोअर बाउंड। अच्छा एक चीज याद रखो, हमारा जो है, एक स्पेयर के एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, बाकी सब ऐसे ही होंगे। स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr क्यूब। बाउंड का सवाल है, उसने बोला भाई आप निकालें मैक्सिमम स्पेयर का वॉल्यूम। तो पाई, और ये अपर बाउंड वाला लोग है रेडियस। अब यहाँ तक तो बात समझ आ गई। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रेडियस का क्यूब लेके प्लस कर देते हैं, उसमें अगर 1 सेंटीमीटर वाली बात है तो 0.5, विच इज रॉन्ग। ठीक है, तो रेडियस से पहले प्लस करोगे 0.5, अगर जो भी केस के हिसाब से है ना, तो इससे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो अपर बाउंड वाला रेडियस का क्यूब लोगे, तो अपर बाउंड वाले रेडियस का क्यूब लोगे, ये याद रखना। समझ गए। और अगर बोला लीस्ट वॉल्यूम निकालें तो लोअर बाउंड वाले रेडियस का क्यूब लोगे, रेडियस का क्यूब नहीं लोगे, तब लोअर बाउंड वाले रेडियस का क्यूब लोगे। ये बात समझ आ गई। बाउंड के सारे सवाल मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। इसके बाद एवरीडे मैथ्स में देखो भाई, सवालात घुमाते हैं, तो एक चीज याद रखो एवरीडे मैथ्स में, कि यूनिटरी मेथड का टेबल बना लिया करो क्वेश्चंस के लिए, जो सीपी और एसपी वाले आते हैं या फिर एक्सचेंज वाले आते हैं। सीपी एसपी वाले के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वाले, उसमें सॉरी मैंने गलत लिख दिया, रुक जाओ। पहले रो में सीपी लिखो या पहली रो में एसपी, तो आई मर्जी है। और फिर परसेंट लिखो, इस रो में परसेंट लिखो, इस रो में कॉस्ट लिखो। यहाँ पे सीपी की कॉस्ट कुछ भी हो सकती है भाई, ठीक है, कोई नंबर होगी, ये हमेशा 100 ही रहेगा। सीपी की परसेंट हमेशा 100 ही रहेगी। एसपी का परसेंट किससे निकालोगे, सीपी, मतलब हाँ सॉरी सीपी बोल रहा हूँ, 100 माइनस लॉस अगर लॉस हो रहा है, या फिर 100 प्लस प्रॉफिट, इस तरह सीपी की एसपी की परसेंट निकल जाए। बहुत छोटा लिख दिया, रुक जाओ। हाँ, यहाँ पे 100 माइनस लॉस का परसेंट, या फिर 100 प्लस का। पता होगा बहुत बच्चों का, लेकिन ये आसान है, लॉजिकली नहीं करना। लॉजिकली कर लेना अगर प्रैक्टिस अच्छी है, लेकिन टाइम कम होता है, इसलिए बोल रहा हूँ। और एसपी की भी कोई प्राइस है, ये अब तुम्हें क्या करेगा एग्जामिनर, कि ये तो तुम्हें पता ही होगा, कोई भी क्वेश्चन हो 100 सीपी 100 रहती, अब इन तीनों में से कोई एक चीज गायब कर देगा। ठीक है, तो उसकी जगह एक्स रख के, जो चीज नहीं पता तुम्हें उसकी जगह एक्स रख के और निकाल लोगे आंसर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जैसे ये नहीं पता, ये पता है 20 है, ये पता है 20 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और कर लोगे। बहुत जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, इसको इसी तरह कर लेना। ठीक है, अब आते हैं। अच्छा हाँ, एक जो बच्चे भूल जाते हैं, ये ये जो फॉर्मूला है, ये कंपाउंड अमाउंट का है। नहीं नहीं लिखते हैं, एन लिखते हैं, कुछ बच्चों को टी पता होता है, जो भी सुटेबल है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं है, बच्चे से कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ के कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना है आपको, तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करें, कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अलबत्ता जो आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, वो PRT डिवाइड बाय 100। अच्छा एक चीज और याद रखना, कि आर और टी की यूनिट सेम हो। ऐसा ना हो आर मंथ्स में दिया हुआ हो और टाइम उसमें दिया हुआ ईयर्स में, तो दोनों या तो ईयर्स में हो, या तो दोनों मंथ्स में हो, या दोनों डेज में हो। ऐसा नहीं हो सकता रेट जो है वो डेज में हो और टाइम जो है वो मंथ में हो। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं। सिमिलरली यहाँ पे भी यूनिट सेम हो, अगर वो कह रहे हैं कंपाउंडेड मंथली, तो जितने साल होंगे, अगर 5 इयर्स है तो उसे मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे। और रेट को भी, अगर रेट दिया हुआ है मंथली के हिसाब से, तब तो खैर है, सही है। और अगर रेट ईयरली के हिसाब से दिया हुआ है, तो इसे भी डिवाइड बाय 12 करोगे, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे। मतलब इन शॉर्ट,
अगर वो रेट तुम्हें देता है, रेट तुम्हें देता है ईयर्स में, ठीक है, और कंपाउंडेड मंथली वाला केस है, तो नीचे डिवाइड करोगे इसको और इसको साल को मल्टीप्लाई कर दोगे ट्वाइस। तो इस तरह तुम्हें वो प्रिंसिपल और रेट की वैल्यू पुट कर देना। और कंपाउंडेड क्वार्टरली कहता है तो मतलब साल में 4 दफा हो रहा है, 4 दफा हो रहा है, तो इसका मतलब रेट डिवाइड होगा 4 से और टाइम मल्टीप्लाई होगा 4 से। और कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो फिर इसे 2 से कर देना, दोनों जगह 2 आ जाएगा। ठीक है, यह बात हो गई कंपाउंड अमाउंट की। दूसरी बात है, यह हो गया, मुझे देखने दो क्या कुछ शायद तो नहीं गया। एक्सचेंज रेट वाला तो पता है ना। एक्सचेंज रेट वाला सिंपल होता है, डॉलर और पाउंड में अगर एक्सचेंज कर रहे हो तो एक दिया हुआ होता है तुम्हें ऑलरेडी कि भाई $1 इतने के बराबर है या $2 इतने के बराबर है, तो वहां ये लिखते हो कि भाई मैं कोई स्पेसिफिक डिजिट से नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और इनमें से कोई एक दिया हुआ होता है और एक निकालना होता है। एक तो ये कैसे होता है, दूसरा ये होता है कि वो दे देता है $1 बराबर है 5 यूरो के, यूरो या पाउंड है देख लेना, और $1 बराबर है 100 पाकिस्तानी रुपीज के, PKR। सही है, और तुमसे बोलता है कि एक ये यूरो कितने PKR के बराबर है। तो तुम्हें पता है ना ये किस तरह करते हैं तुम लोगों को, ये यूरो और पी के, अब यहाँ $1 की जगह रिप्लेस कर सकते हो इसको इस तरह कि 5 यूरो बराबर होंगे 100 PKR। सही है, और अब यूरो और PKR लिख लो यहाँ पे। अब यूरो PKR लिख लो यहाँ पे। सही है, अब यहाँ 5 और 100, और तुमसे बोला था 1 यूरो कितने PKR के बराबर होगा, तो बस वहाँ यहाँ 1 लिखो, यहाँ x लिखो, जो नहीं पता क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 20। तो बस यही आएगा। और इसके अलावा मुझे और कोई चैप्टर तो ऐसा नहीं है जिसमें कोई गलती वगैरह करते हैं बच्चे, देखना तो फिर भी सोच लेता हूँ। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में मेरे ख्याल से पता होगा सब तुम लोगों को, लेकिन फिर भी एक सुन लो, मैं इसका बहरहाल रिविजन दूंगा। कंस्ट्रक्शन में बच्चे ये गलती करते हैं, या बल्कि कंस्ट्रक्शन पहले ट्रिग्नोमेट्री सुन लो। ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे ये गलती करते हैं कि भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, ये गलती करते हैं बच्चे, मेनली करते हैं। और अगर इमरान तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ध्यान से देख लेना, ये गलती तुमने बहुत की है, और बाकी बच्चों भी देखने हैं, उन्होंने भी बहुत करना है, कर लेते हैं ऐसे। देखो भाई, लेट्स से एक ट्राइंगल है, 9 राइट एंगल ट्राइंगल, ये तो राइट एंगल नहीं बना, कुछ और ही बन गया। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अब ये कोई बच्चा ना पूछे मुझसे कि सर ये राइट एंगल तो लग नहीं रहा है, भाई स्केच कर रहा हूँ सारी चीजें, आखिरी मैं बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, बहुत खूबसूरत और अच्छी तरह से। भाई देखो ये 90 डिग्री का ट्राइंगल है, सही है, इसमें याद रखो अगर ये थीटा दे दिया इसने और तुमसे पूछा, बहुत बेसिक चीज है, 90% बच्चों को पता होगी, लेकिन फिर भी देखो, ये तुमसे पूछ रहा है और ये दे दिया 10 और थीटा की वैल्यू गिवन है, थीटा की वैल्यू लेट्स से 20 डिग्रीज गिवन। अब माशाल्लाह से हमारे कुछ बहुत जो 10 से 15% बच्चों को क्या करते हैं, पहले ये निकालेंगे अक्लमंद हाइपोटेन्यूज इसका, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और फिर उसके बाद ये बेस निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर
माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। भाई इस तरह नहीं करना होता है इसको, सिंपल लगाओ रेशियो किसकी, यहाँ पे लगेगी रेशियो tan थीटा की, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो शॉर्ट वर्किंग करना, जो भी करनी हो शॉर्ट वर्किंग इज नेसेसरी, टाइम वरना नहीं बचेगा, लॉन्ग वर्किंग नहीं करना। इसी तरह अच्छा ये 90 डिग्री वाले में तो बहुत कम होता है, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में अक्सर हो जाता है। वो कैसे, ये ट्राइंगल दिया हुआ है, उसने आपको ये साइड दे दी, ये साइड पूछी है, और ये साइड दे दी 10, ये साइड दे दी 25 लेट्स से, और तुमसे पूछ रहा है वो कि भाई ये साइड निकालो, ठीक है, और ये एंगल दे दिया थीटा 20 डिग्री ले लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे कौन सा कोसाइन लॉ लगेगा, क्योंकि दो साइड दी हुई है, उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, और उसके सामने वाला एंगल जो दिया है उसके सामने वाली साइड मांगे, तो कोसाइन लॉ लगा देना आंखें बंद करके, जो कि याद चलो आ जाएगा, मैं तो लिख देता हूँ, ए इज इक्वल टू अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2bc कॉस एंगल ए। ट्राइंगल ये है ऑब्वियसली ए बी सी। अच्छा अब यहाँ पे ये याद रखना कि यहाँ पे बिल्कुल इस तरह करने की जरूरत नहीं है, जिसको ना याद हो भाई वो तो इस तरह करे, उसको 90 डिग्री बनाया, फिर उसके बाद ये वाली लेंथ निकाली, फिर मतलब अभी मैं ख्याल से ये वाला सवाल इस तरह नहीं होगा, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो 90 डिग्री वाले से हो जाते हैं। ये निकाली, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, इससे ये लेंथ निकाल ली, ठीक है, जैसे कि बिल पर सपोज सारे चीजें सपोज करें, ये 5 निकला और ये 7 निकला, फिर 7 को 25 में से माइनस किया, 18 आया यहाँ पे, और फिर उसके बाद इसको यूज करें पाइथागोरस। भाई इस तरह नहीं करना, कोसाइन लॉ देख लेना एक दफा मेरे नोट से कि किस तरह सॉल्व करते हैं कोसाइन लॉ। तो इतने लंबे 3 मार्क्स के सवाल में इतना लंबी कहानी नहीं करना, जिसको नहीं याद हो वो ये तरीका ऑप्ट कर सकता है, भूल जाओ, भूल जाओ तो कोसाइन लॉ का सवाल इस तरह हो सकता है कि भाई ये दिया 20 डिग्री का, ये वाला साइड निकाली और ये वाली साइड निकाली पाइथागोरस से, और फिर इसमें से माइनस किया, ये जो आ रहा था आपकी लेंथ ये लिया, और इसको लिया पाइथागोरस से निकल सॉल्व करके इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो इस तरह कर सकते हो, अगर जिसको याद ना हो भाई, लेकिन याद करना बेहतर है, ये एक दो स्टेप में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। साइन लॉ कब लगता है, जब अच्छा पेयर में डील करता है ना साइन लॉ, साइन लॉ ऑलवेज डील इन पेयर, मतलब एक एंगल ये वाला दिया वो लेट्स से 20, और ये साइड दी हुई हो 10, और ये एक एंगल दिया वो 15, और इसका लेंथ पूछा हो, ठीक है। एक केस तो यह है बच्चों, और दूसरा केस देखो इस तरह भी आता है, दूसरा केस इस तरह भी आता है कि तुम्हें ये एंगल दे दिया 20 डिग्री, ये साइड दे दी 10 डिग्री, ये दे दिया बिल पर सपोज कर लो 120 डिग्री, और ये वाली साइड मांगी, तो घबराना नहीं, यही कहूंगा घबराना नहीं, थोड़ा सा दिमाग को वाज समझ के, उस वक्त ये कल में नहीं आ रहा होगा, लेकिन सोचना कि भाई ये तीनों एंगल 180 के बराबर है, तो ये 40 डिग्री हो जाएगा, फिर इसका पेयर बना लो, मतलब साइन 40 अपॉन एक्स जो नहीं पता हमें साइड इज इक्वल टू साइन 20 अपॉन 10, और फिर कर लेना सॉल्व। थर्डली साइन लो देख लो भाई, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन एंगल बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन एंगल सी अपॉन सी। ये वाली कहानी होती है साइन के साथ कोसाइन के साथ। साइन कॉस साइन का रेशियो पता होगा तुम लोगों को, ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग की रिवाइज हुई हो गई है माशाल्लाह से। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक, ये वाले कोट है। इसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन आते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में हमेशा ये ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टीज लगती है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग किसी भी चीज का, वही उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, मतलब ये दोनों बराबर होता है। आप एक एग्जाम्पल देख लो। A man is standing at the top of this building and seeing an object downward, मतलब एक शिप या कोई बंदे को देख रहा है, यहाँ पे कोई बंदा है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये होगा। किसी ने भी नहीं बताया तो सर आप, एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होगा भाई, ये वाला होगा। नहीं सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला होगा, मैं मुंह से निकल गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला होगा और ये एंगल ऑफ एलिवेशन। थोड़ी बड़ी डायग्राम बना लो, रुक जाओ। ये बिल्डिंग है बिल फर्स्ट, और यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है। लेट से यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है और उसकी आईज है, ठीक है। अब वो किस तरह देखेगा, बिल्डिंग के टॉप को देखेगा इस तरह। हाँ, इस तरह देखेगा, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो, और ये 90 डिग्री बन है, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई टॉप से देख रहा है उसे, उस बंदे को नीचे, यहाँ पे कोई बंदा यहाँ पे इस बिल्डिंग में, यहाँ लास्ट फ्लोर पे या सबसे टॉप फ्लोर पे कोई आदमी खड़ा हुआ है और वो इस बंदे को देख रहा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला नहीं होगा हरगिज। और इनमें ये वाला नहीं होगा, ये मैंने इसलिए लिखा है। और इनमें ऑल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी लग रही होगी। नाम में मैं देख लेना, नाम देख लेना जेड प्रॉपर्टी का, लेकिन ऑल्टरनेट अकॉर्ड, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट ही कहते हैं ना। ऐसा ना नाम तुम लोग गलत लिख दो। हम्म, तो नाम चेक करना है एक बार, खबर करो। हाँ तो मैं सही बोला, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल लिया, तो अगर फिर वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोले तो आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर ये वाला एंगल दिया हुआ या ये वाला एंगल निकाल लो थीटा, तो 90 माइनस थीटा करोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन निकल जाएगा। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज और होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस, नहीं सॉरी मैक्सिमम बोला, शॉर्टेज डिस्टेंस। मैक्सिमम नहीं आता भाई, गलती से निकल गया। शॉर्टेज डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस का दूसरा नाम है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर हमने देख लिया, जब भी परपेंडिकुलर चीज वो बोलता है तो उसका था 90 डिग्री, मतलब एक ट्राइंगल बना दिया उसने इस तरह।
और बोल रहे हैं कि इस पॉइंट से शॉर्टेज डिस्टेंस निकालो, समझ जाना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह अगर वो ये बोल रहा है कि इस बिल्डिंग से इस बंदे तक का, नहीं 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 ये नहीं, गलत हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा, छोड़ो, कोई और ना भैया, तो इस तरह का नहीं आता। मतलब अगर बोल रहा है ये एक सी बेड है, तो ये मैं 5 रुपए का सवाल ही है जो मैं 5 रुपए किया, पता होगा, और बोट जा रही है इस रास्ते, यहाँ पे बोट खड़ी, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताएं, तो तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लोगे जो बिल्कुल जाके यहाँ पे 90, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा अब बच्चों का दिमाग ऐसा ना हो कि फंसे। भाई देखो, ये वाला अगर बोला मैन मैन का परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो बिल्डिंग तक, तो यही वाला डिस्टेंस हो, दिस इज द शॉर्टेज डिस्टेंस, क्योंकि 90 डिग्री, ये डिस्टेंस नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा शॉर्टेज जो 90 पे जाके मिलता है, ठीक है। अच्छा ये यहाँ से भी ले लो, यहाँ से भी ले लो, दोनों चीजें सेम है, ये दोनों लेंस सेम है, ठीक है। ये हो गई ट्रिग्नोमेट्री शॉर्टेज, जिसमें ये भी हो गई, एक तरह से रेक्टेंगल बन जाएगा ये, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, इसको ध्यान रखिएगा, कहाँ गया मेरा कर्सर, हाँ ये रहा। अगर वो आपसे बोलता है कि बिल्डिंग की हाइट निकालें, तो बिल्डिंग की हाइट पता है ना। अच्छा इससे देखो एक मेंसुरेशन की चीज याद आ गई, ये भी पता था। ये बिल्डिंग की हाइट निकालने को कहा उसने, तो ये याद रखना, बिल्डिंग की हाइट जब भी निकालना होगा, बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, एक चीज देख लेना पेपर में, कि बंदा जो है वो बिल्डिंग की हाइट से ऊपर खड़ा हुआ है, मतलब इस तरह मैं बोलना चाह रहा हूँ, हो सकता है कि बंदा ऐसी जगह खड़ा हुआ हो कि बिल्डिंग शुरू ही यहीं से हो रही हो, उससे पहले पिलर या कुछ हो, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, ये बिल्कुल एक्सेप्शन है। कैसे? अच्छा नॉर्मली क्या होगा, इस बंदे की भी कोई हाइट होगी, तो जब बिल्डिंग की हाइट निकाल लोगे ना बच्चों, तो इसका ख्याल रखना, इसका ख्याल रखना कि इस बंदे की जो हाइट होगी h1 अगर ले लेते हैं, वो प्लस होगी इस लेंस, तब जाके तुम्हें बिल्डिंग की हाइट मिलेगी। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं एक फॉर्मूला बनाऊं ना इसका, ये बुक में भी है आपके सवाल, तो इसलिए ध्यान रखना ये आ सकता है, h इज इक्वल टू h1 प्लस h2। ऐसा ना हो सिर्फ तुम ये वाली हाइट निकाल के आ जाओ, बिल्डिंग की हाइट निकाल ली, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखना। अगर बोट वगैरह का कोई केस हो कि बोट यहाँ पे तैर रही है, हाँ अब मुझे याद आया, देखो मेरे दिमाग में आ नहीं रहा था, बोट यहाँ पे है कोई, वो बोट यहाँ पे है और पानी में, और बिल्डिंग यहाँ खड़ी हुई है, यहाँ से बोट से कोई बंदा बैठा हुआ देख रहा है, तब आप नॉर्मल यही हाइट निकाल लोगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बिल्डिंग पानी के अंदर तो नहीं होगी ना, बिल्डिंग पानी के अंदर तो नहीं होगी, तो बोट से ऊपर ही होगी सारी बिल्डिंग, तो बोट की अपनी हाइट का कोई मान ही नहीं रखता उसमें। अब मैं मेंसुरेशन का एक चीज बताना भूल गया था, कंफ्यूज ये नहीं होना, देखो हाइट दुनिया में किसी भी शेप की होगी, इट विल ऑलवेज ए परपेंडिकुलर मेक 90 डिग्रीज, और कर्ल्ड कर्ल्ड बोल रहा हूँ सॉरी, स्लैंट हाइट 90 डिग्री पर नहीं बनेगी। कोन की देख लो, ये छोटे से अगर कोन बना लो, ये कोन बना ली, ये इसकी स्लैंट हाइट होगी,
ये इसकी स्लैंट हाइट होगी। बच्चे ये हाइट और स्लैंट हाइट में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कम होते हैं माशाल्लाह से, वाक्यों की अच्छी प्रैक्टिस होती है। स्लैंट हाइट होगी ये। और अगर मैं हाइट की बात करूं, तो जो सर्कुलर बेस होगा ना कोन का, उसके नीचे से, उसके उससे 90 डिग्री बना रही होगी हमेशा कोन के। द सेम गोज फॉर पिरामिड एंड द सेम गोज फॉर ट्रेपीजियम, सेम गोज फॉर पैरेललोग्राम। 3D और 2D दोनों के लिए यह सेम है कि 90 डिग्री में हमेशा हाइट बने। तो ये आपकी हाइट होगी। ठीक है, मतलब जो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है ना कौन का फॉर्मूला से, एल जो है वो स्लैंट हाइट होती है, रिमेंबर दिस। और जो आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कौन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वो आपका क्या होता है, नॉर्मल हाइट होती है। इसी तरह ट्राइंगल में भी, अच्छा बच्चे ट्राइंगल में कंफ्यूज हो जाते हैं और अच्छे खासी होते हैं, ये वाले केस में तो अच्छे खासी होते हैं कि भाई ट्राइंगल का जो हम 90 डिग्री वाले ट्राइंगल का निकाल रहे हैं, उसमें हाइपोटनियस वाली हाइट, क्योंकि हाइपोटनियस भी एस से डिनोट होता है और हाइट भी एस से, तो बच्चे एच समझते हैं। भाई देखो, अगर इन केस कंफ्यूज हो जाओ तो मैं उसका भी तरीका बता दूंगा। यही हाइट होगी, इसमें भी 90 डिग्री से बनने वाली हाइट होगी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना कि अगर तुम एडवांस फॉर्मूला मतलब बेसिक फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे हो ट्राइंगल के एरिया का, एंड यू आर यूजिंग 90 डिग्री वाला फॉर्मूला, मैं 90 डिग्री वाला फॉर्मूला कहता हूँ उसे, तो आप ये वाली हाइट लेते हो यकीनन। और तुमने निकाल भी लिया सब पाइथागोरस से कोई भी ट्रिग्नोमेट्री लगा के एज सच तुमने ये हाइट निकाल ली। तो एक गलती ये करते हैं बच्चे कि ये वाली बेस लेते हैं, दे आर यूजिंग दिस बेस, को मैं प्रॉपर मार्क कर लूं, मतलब ये बेस ले रहे होते हैं जो मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, विच इज रॉन्ग। आप पूरे ट्राइंगल का निकाल रहे हो तो हाइट उसकी ले ली 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, लेकिन बेस तो उसकी पूरी बेस होगी ना, उसकी बेस पूरी होगी, बेस से नहीं कंफ्यूज होना। पता है, ग्रीन वाली बेस नहीं होगी, बल्कि अब जो मैं ग्रीन वाली बना रहा हूँ वो होगी। तो पूरी बेस होगी एज सच, ये पूरी लेंथ। ठीक है, ट्राइंगल को उल्टा कर दो। ट्राइंगल में अगर हाइट इस तरह आ रही है तो हम इस तरह की हाइट ले रहे हो, सही है, और ये 90 डिग्री बन रहा है, तो अब ये बेस पूरी ये वाली है। तो जिसपे जाके हाइट आपकी बहुत ज्यादा ही कुछ टेढ़ा बन गया कुछ, जिसपे जाके आपकी हाइट टच कर रही है जिस साइड पे, वो पूरी लेंथ उस साइड की बेस होगी। ठीक है, कोई मसला हो तो मैं व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना, मैं अवेलेबल हूँ आज। और इसी तरह उल्टा अगर हम इस वाली ले लें तो ये वाली हो जाएगी। ये हाइट बनाई है मैंने, ठीक है, ये हाइट है, जो हाइट ले रहे हो उसके हिसाब से बेस हो। मैं अगर प्रॉपर इसे लेबल कर दूं तो हाइट 1 बेस 1, हाइट 2 बेस। सब में हाइट हाइट जो होगी वो 90 डिग्री बनाएगी, इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर। और स्लैंट हाइट परपेंडिकुलर नहीं होगी, वो नॉर्मल जो तुम्हें दिख रही है हाइट वो। अच्छा, ये हो गया भाई। अब कुछ रहता है। अच्छा, दूसरा मेंसुरेशन का ही एक चीज समझ लो कि ये बच्चों का ये कॉन्सेप्ट होता है। देखो, वॉल्यूम और एरिया में तो बहुत बहुत माइनर माइनर बच्चे करते हैं मसला। सरफेस एरिया और पैरामीटर में मसला हो जाता है बच्चों का, पैरामीटर में भी नहीं, सरफेस एरिया में ज्यादा। स्पेयर होता है, मैं स्पेयर यहाँ बना नहीं सकता बल्कि दिखा देता हूँ।
स्पेयर अगर मैं उसका एक फोटो यहाँ पे लगा देता हूँ। होपफुली ये वीडियो आपको को बहुत कुछ बता देगी इंशाल्लाह। स्पेयर आपका इस तरह का होता है। देखिए ये स्पेयर आपका इस तरह का होता है। तो मतलब इसमें ये वाला सर्कल इंक्लूडेड नहीं होता। सरफेस एरिया का जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। इससे आपका टोटल सरफेस एरिया निकल जाता है, ठीक है। क्योंकि ये सर्कल आ ही नहीं रहा है, कांटेक्ट में जो चीज आती है, जो चीज कांटेक्ट में आती है सरफेस के, उसे हम सरफेस एरिया कहते हैं। ये डेफिनेशन दिमाग में बिठा लो। जो चीज कांटेक्ट पे आ रही है, जो चीज ऊपर है, जो चीज कांटेक्ट में आ रही है, जो चीज टच कर रही है जमीन या किसी भी चीज को, ये भी डेफिनेशन थोड़ी सी वो हो गई, अच्छी नहीं। लेकिन मैं अगर नॉर्मल बात करूं तो जो भी चीज कांटेक्ट में आ रही है दैट विल बी इंक्लूडेड इन द सरफेस एरिया। जैसे मैंने बहुत पीछे में आपको एक एक शुरू क्लास में बताया था, ये देखें मैंने इसे क्या बताया था। ये अगर मैं नॉर्मल इसका, मैं अभी रेड वगैरह ब्लू वगैरह की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कांटेक्ट में ये आ ही नहीं रही थी, ये सिलेंडर के अंदर छुपी हुई थी। ये सर्कल जो मैंने, ये वाला सर्कल है, ये सिलेंडर के अंदर छुपा हुआ था ना, तो ये नहीं आ रहा था सरफेस एरिया में। छुपी हुई चीज नहीं आएगी सरफेस एरिया में। तो इसी तरह जब हेमिस्फेयर हम लेते हैं, अब हेमिस्फेयर पे निकालना पड़ेगा। हाँ मिल गया। हेमिस्फेयर की बात करें अगर हम, तो देखो हेमिस्फेयर में बेटा जब भी निकालोगे ना सरफेस एरिया टोटल, तो उसमें ये सर्कल भी आएगा नीचे का। तो कर्ल्ड सरफेस एरिया जो होता है हेमिस्फेयर का 2 पाई r स्क्वायर होता है। इसमें प्लस करोगे नीचे वाला, ये जो सर्कल ये नीचे वाला दिया हुआ है, तो ये पाई r स्क्वायर होगा, तो 3 पाई r स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होगा। लेकिन अगर ये स्फेयर उठा के हम इसके ऊपर डाल दें, इसके ऊपर रख दें, इस सिलेंडर के ऊपर स्फेयर रख दें और सेम रेडियस का हो, स्फेयर और सिलेंडर, हेमिस्फेयर और सिलेंडर का सेम रेडियस हो, तो याद रखना फिर इसका कर्ल सरफेस एरिया प्लस, मतलब जो ये वाली फिगर की बात करें ना, कॉपी क्यों नहीं हुआ ये। अच्छा अब मैं क्या कह रहा था, इसके ऊपर उठा के हम हेमिस्फेयर रख दें ये वाला, और मैंने कहा इसका आर मतलब रेडियस बराबर है इस सिलेंडर के रेडियस के, तब आपका जो इसका वॉल्यूम होगा वो तो नॉर्मल जो वॉल्यूम होता है ना, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h, ये वॉल्यूम इस तरह निकल जाएगा इसका। लेकिन जो आपका तो सरफेस एरिया निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस शेप टोटल फिगर का, वो क्या होगा, 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। क्यों, क्योंकि हेमिस्फेयर का जो नीचे का सर्कल है वो तो छुप जाएगा ना इसके सर्कल के साथ। और हाँ सॉरी मैं एक चीज भूल गया, +पाई r स्क्वायर, ये कौन सा पाई r स्क्वायर है, ये नीचे वाला पाई r स्क्वायर। ये तो है ना कांटेक्ट में, ये तो छुपा हुआ थोड़ी है, ये तो है ही, ग्राउंड या कोई भी चीज होगी बाहर है,
तो इस ये चीज छुप गई, ये वाला सर्कल हेमिस्फेयर, मतलब यहाँ पे तो कौन है, लेकिन अगर बिल फर्स्ट सपोज को हेमिस्फेयर हो तो इसका हेमिस्फेयर का सर्कल नीचे वाला और सिलेंडर का सर्कल नीचे वाला छुप जाएगा, तो इससे उसका नहीं लेंगे, इस सर्कल का नहीं लेंगे दोनों में, ना हेमिस्फेयर के साथ लेंगे सर्कल का एरिया, ना सिलेंडर के साथ। ठीक है, समझ आ गई ये बातें? अच्छा, अब बेसिकली देखो कुछ रह नहीं गया इसमें, मैंने अच्छा खासी तुम लोगों को रिवीजन दे दिया है। फॉर्मूला याद कर लेना, फॉर्मूला शीट होती है 4024 की, लेकिन आपको पेपर में नहीं दी जाती है, आपको देख के जाना उससे। दूर शेप पढ़ के पेपर स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। और बेसिक भाई मैं हर साल ये रिपीट करता हूँ अपने बच्चों से, देखो कुछ लोग कहेंगे कि पूरा पेपर देख लो, लेकिन मैं अपने बच्चों को तो यही ताकीद करता हूँ, यूट्यूब स्टूडेंट्स आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी सुन लें कि बेटा पेपर जब आए ना तो पहला क्वेश्चन पहले देखना, मतलब पहला क्वेश्चन देखा, दैट्स इट, उसे करना शुरू करो। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट वो हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह करो से, फिर दूसरा पार्ट पूरा पेपर देख लोगे दिमाग उड़ जाए। जैसे कि कुछ बच्चों का दिमाग इसलिए उड़ा था 2021 जुलाई के पेपर में, 2021 के मिनी सीरीज हुई थी ना जुलाई के, क्योंकि पेपर वो सब बिट ट्रिकी और बच्चों ने जब पूरा पेपर देख लिया तो खत्म हो गया। और कुछ बच्चे बेचारे ऐसे भी थे जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ इस बात को फॉलो किया कि एक एक क्वेश्चन एट अ टाइम करते, घबराए नहीं। अगर तुम्हें अपने ऊपर इतना यकीन है कि तुम पूरा पेपर देख के घबराओगे नहीं, या अगर क्वेश्चन 1 कर रहे हो तो ऐसा ना हो तुम्हारा क्वेश्चन 3 में दिमाग चलो यार वो ऐसे सिलेंडर बना हुआ है तो उसमें क्या होगा, तो भाई पेपर पे फिर आप फुल पोटेंशियल दे ही नहीं पाओगे ना। तो इसलिए क्वेश्चन 1A कर रहे हो तो उसी को करो। मुश्किल होता है, अगर मैं भी एक पेपर लेके बैठूं, कोई भी पेपर जो भी मैं पढ़ रहा हूँ मैं उसका पेपर लेके बैठूं, मैं पूरा पेपर देख लूँ ना मैथ्स का, मेरा पोटेंशियल विल बी अ बिट, कह सकते हैं कम, विल बी अ बिट डिक्रीज। क्यों? क्योंकि मैं दूसरे क्वेश्चन में घूम रहा हूँ भाई वो क्वेश्चन इस तरह है। तो कभी भी ये नहीं करना कि दूसरे क्वेश्चन के बारे में सोचो, जब पूरा पेपर देख लोगे तो यार ये ह्यूमन नेचर है कि दूसरे क्वेश्चन के बारे में सोचोगे कि नहीं ये क्वेश्चन इस तरह हो रहा है, ये तो साइंस हो गया, वो कैसे होगा। मेंसुरेशन का सवाल हमेशा याद रखो, वॉल्यूम में कभी भी कोई फर्क नहीं आता, वॉल्यूम में बस ठकाठक फॉर्मूले लगाओ, याद है तो हो जाएगा। बस सरफेस एरिया में दिमाग चलाना होता है, सरफेस एरिया का सुकून से करना बैठ के। अच्छा, इन केस आपको पता है भाई आपकी मेंसुरेशन थक्कल है, बिल्कुल ही फारिग है मेंसुरेशन, ठीक है, होती है बच्चों की, नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल तो नहीं है, इस स्टेज पर आपकी होनी चाहिए सबको, लेकिन नहीं किया आपने तैयारी, मेंसुरेशन की प्रैक्टिस अच्छी नहीं, मेंसुरेशन है कोई भी टॉपिक, तो आप जब मेंसुरेशन के क्वेश्चन पे आए तो उसे एक दफा देख लें, ठीक है। अगर आपसे आसानी से हो रहा है ठीक है, जरा सी भी मुश्किल हो रही है आगे बढ़ना। पेपर में ये रूल याद रखो कि लूप्स में करो पेपर को। पहला लूप में वो कर लो जो बिल्कुल बच्चों बच्चों वाले तुम्हें लग रहे हैं, चाहे वो 4 मार्क्स 5 मार्क्स 6 मार्क्स का, पूरा पेपर कर लिया, आखिरी पेज पर आके अब दोबारा लूप शुरू करो अपने, और फिर उसके बाद वो जो क्वेश्चन जो मैं डिफिकल्ट लग रहे थे उन्हें करो, ठीक है। फिर आखिरी लूप में वो क्वेश्चन करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है टॉपिक का। इसके अलावा एक टिप और सुन लो कि चेक उसी टाइम करो पेपर को, भाई जैसे कि तुमने ये किया, बिलफर्ज ये क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में, ठीक है, आपने वॉल्यूम कर लिया, अब वॉल्यूम धड़ाधड़ कैलकुलेटर से डायरेक्ट चेक कर लो। ये वॉल्यूम की ना अगर आप रेडियस की वैल्यू डाल के पूरा इसी तरह कोई भी कैसुअल क्लासेस के कैलकुलेटर में पुट कर दें तो बच्चों ये एज इट इज आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन पेपर में एक स्टेप और दिखा देना, 2/3 पाई आर क्यूब की क्या वैल्यू आ रही है, पाई आर स्क्वायर एच के, पे दोनों को प्लस करके खलास। बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं करना कि आर क्यूब का पहले दिखा रहे हो आंसर कि 2 है, अगर रेडियस तो 8 आएगा यहाँ, फिर बस एक मैं बता रहा हूँ स्टेप क्या करना, रेडियस का फॉर्मूला लिखना एक स्टेप में, सेकेंड स्टेप में इसकी वैल्यू लिखना कि इसके क्या आंसर आ रहा है और इसका क्या आंसर आ रहा है, फिर दोनों को प्लस कर देना खल्लास। तीसरी चीज ये आंसर स्पेस में जरूर लिखना आंसर, मैंने मेंस्ट्रुएशन के लेक्चर में वैसे मेंशन किया था, लेकिन देखो भाई आंसर स्पेस दी हुई होती है वाली, इसमें जरूर लिखना आंसर। थर्ड चीज, मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है या नहीं पता है, इक्वेशन जब सॉल्व करने को आएंगी एड मैथ्स के स्टूडेंट खास करके सुन लो, तुम लोग को मैथ्स से पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी होती है मैथ्स के पेपर में।
साइमल्टेनियस हो या क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बकायदा शो करके सॉल्व करनी होती है। मैथ्स, एड मैथ्स के स्टूडेंट तुम लोगों को अब ये होता है कि तुम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लो, क्योंकि मैं एड मैथ्स पढ़ाता हूँ तो इससे बता रहा हूँ कि डायरेक्ट सॉल्व कर लो, बिल्कुल अच्छी बात है, एड मैथ्स के पेपर में यही करना चाहिए। लेकिन मैथ्स के पेपर में पूरा स्टेप दिखाना, साइमल्टेनियस कर रहे हो तो साइमल्टेनियस में बकायदा ये स्टेप दिखाने पड़ेंगे। मैं देखता हूँ मुझे साइमल्टेनियस का मिल जाए, अल्लाह करे। simultaneous where are you? हाँ, साइमल्टेनियस बकायदा ये दिखाना पड़ता है, थोड़ा मुश्किल ले लेते हैं ना, ये तो आसान है। ये इस तरह दिखाना, मल्टीप्लाई क्वेश्चन, ये पूरे स्टेप दिखाने होते हैं, ये 3 से 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, ये सारे स्टेप दिखाओगे, जैसे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/4, इक्वेशन 1 और 2 लेबल कर दोगे, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। फिर इक्वेशन 3 बनाओगे, फिर सब्ट्रैक्ट एडिशन करोगे, फिर y की x की वैल्यू आ जाएगी, तो उसे पुट करोगे। तो ये करना पड़ता है एडमेस के बच्चों, डायरेक्ट नहीं करना, वरना आंसर के मार्क्स मिलेंगे 1 मार्क्स, वाकई नहीं मिलेंगे, वाकई नहीं मिलेंगे। ठीक है। सेकेंडली बैक टू द पॉइंट, अच्छा नहीं रुको, बैक टू द पॉइंट नहीं, एक चीज और है, क्वाड्रेटिक पे भी देख लो एक दफा, एक नजर डाल लो। मैंने क्वाड्रेटिक यहाँ, बहरहाल मुझे अभी मुश्किल है वो ढूंढना, मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाला मेथड, लेकिन नॉर्मल मेथड देख लो, इसमें तुम्हें पूरा सॉल्व करना होता है इस तरह क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ठीक है, ये पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना होता है बकायदा। पता होगा तुम लोगों की आखिरी तैयारी है, लेकिन पता होगा, लेकिन मैंने कहा भाई इस पे लाइट रखो कि ऐसा ना हो कि डायरेक्ट कुछ स्टेप से मिस कर लो, फजूल के मार्क्स कटें। अच्छा, अब मेन मसला कुछ बच्चे ये करते हैं कि कुछ क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन उससे नहीं सॉल्व हो सकती मिडिल टर्म ब्रेकिंग से। ठीक है, उसको किस तरह करता हूँ मैंने वैसे अपने मेंसुरेशन के लेक्चर में, जो पिछला यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएगा, वो मैंने बताया था, लेकिन दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे पता लगाओगे, समझ पहले तो देख लो कि मार्क्स, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो ना, तो उसमें देख लो कि मार्क्स कितने मार्क्स का है भाई। अगर 3 से ऊपर के मार्क्स का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, जैसे इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है और 3 अबव मार्क्स का क्वेश्चन है, तो भाई आंख बंद करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना, उस क्वेश्चन में लगेगा ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मिडिल टर्म ब्रेकिंग में आपको वो इतने अच्छे नहीं है कि 3 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन देंगे, सही है। सेकेंडली, दूसरी आप किस तरह चीज को करोगे आइडेंटिफाई कि ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग, बिल फर्स्ट सपोज करो कि भाई कोई भरोसा नहीं है, सीआई वालों ने किया नहीं है कभी ऐसा, 3 मार्क्स का सवाल ले देते हैं या 2 मार्क्स का, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से वो सॉल्व होना होता है, तो कम से कम तुम्हें ये तो लिखा हुआ देंगे 2 डेसिमल प्लेसेस। मिडिल टर्म ब्रेकिंग से बहुत मुश्किल से 2 या 1 डेसिमल प्लेस पे आता है आंसर, इट्स अ रेयर नहीं, लेकिन कम ऐसा होता है। तो जब 2 डेसिमल प्लेस तक बोल रहा है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस, करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेस, तो यार वो उसमें होगा ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ, क्योंकि ऐसे आंसर तुम्हारे मिडिल टर्म ब्रेकिंग से नहीं आ सकते। तो क्या चीज देखोगे कि पहले देखोगे मार्क्स कितना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, 3 से अब मार्क्स का है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। बिल फर्स्ट 3 से कम मार्क्स है तो एक दफा चेक कर लेना, अगर वो बोल रहा है गिव यू आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो वहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगेगा। डेसिमल प्लेसेस के बाद अगर वो बोले गिव यू आंसर और 3 से कम मार्क्स का है या 3 मार्क्स का है, तो इसका मतलब लगेगा मिडिल टर्म ब्रेकिंग। और अगर 3 से अबव मार्क्स का है और 2 डेसिमल प्लेसेस बोला है, तो लगेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा, इन बिल फर्स्ट मिडिल टर्म ब्रेकिंग से होना था इक्वेशन, और तुमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर दिया, तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज ऑल राउंडर। इस तरह बात करूं कि भाई एक होता है जो बैटिंग कर सकता है, सिर्फ क्रिकेट में एक बंदा होता है सिर्फ, क्रिकेट जो बैटर होता है वो बैटिंग कर सकता है अच्छी। ठीक है भाई, एक बॉलर होता है वो बॉलिंग कर सकता है, एक ऑलराउंडर होता है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी इसी तरह है, ये वो भी इक्वेशन सॉल्व करेगा जो मिडिल टर्म ब्रेकिंग से हो सकती है, वो भी इक्वेशन सॉल्व करेगा जो आपके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही हो सकती है। ठीक है। थर्डली, ये इक्वेशन ऑलराउंडर, अभी आप ए लेवल में जाओगे, ऐसे ही बता रहा हूँ, ए लेवल में जाओगे तो यही इक्वेशन यूज होगी आपके कॉम्प्लेक्स वो निकालने की, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन निकालने। कभी कभी ऐसा होता है ना, एक ही सॉल्यूशन या कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा होता, वो इसलिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो भी इसी फॉर्मूले से निकलता है। तो दिस इज अ ऑल राउंडर इक्वेशन। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से ये बात भी समझ आ गई होगी। थर्डली, बच्चों का ये भी बहुत सवाल आता है, तो ये भी देख लो भाई। जब आंसर स्पेस में आंसर लिखोगे तो हमेशा 3SF में लिखोगे।
मेरा देखो, मैं जहां भी सॉल्व करता हूँ और आंसर स्पेस वाली कहानी करता हूँ, तो मैं 3SF में लिखता हूँ, मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कहीं भी देख लो 3 सिग्निफिकेंट, हमेशा 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना। ये इसलिए क्योंकि सीआई वाले कहते हैं बकायदा कि गिव योर आंसर इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और एंगल का हो, और एंगल ये आ रहा हो बिलफर्ज, बिलफर्ज बिलफर्ज एंगल आपका 232.587 आ रहा हो, तो आप इसमें ऐसा कर सकते हो कि 232.6 डिग्री लिख सकते हो। आप इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे पेपर के तो लिखा हुआ होगा यू कैन गिव योर एंगल्स आंसर टू अप टू अ 1 डेसिमल प्लेस। तो मतलब 1 डेसिमल का मतलब है आगे कितने भी डिजिट्स हो, लेकिन 8 डेसिमल तक दे देना, बाकी आंसर 3 सिग्निफिकेंट में देना। इट्स मोर अप्रोप्रिएट। वो एग्जाम, अगर तुम 3 पे नहीं दे रहे हो ना, तो एग्जामिनर के ऊपर हो जाता है कि वो सही करे या नहीं करे, और मार्किंग स्कीम के रैमो करम पे हो जाता है, तो अपना क्वेश्चन छोड़ी कि क्यों आओ मार्किंग स्कीम के रैमो करम पे। तो इसीलिए 3SF में देना आंसर अपना। थर्डली और आखिरी बात, लेकिन जब आंसर अपना लास्ट स्पेस में लिख रहे हो, देखो सर जैन का भी यही कहना है, सर जैन भी हैं एक मैथ्स के टीचर। देखो भाई, जब आखिरी आंसर, देखो मैंने जो भी किया है ना, वो आंसर जो सेकंड लास्ट स्टेप पे रखा है बिफोर राइटिंग द आंसर इन आंसर स्पेस, वो हमेशा मैं देता हूँ 2, 3, 4 डेसिमल प्लेस तक। देखो मैं बड़े बड़े भी देखे 3 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, ज्यादा का देता हूँ। ये देखो 4 डेसिमल प्लेस, तो ये कर सकते हो। 5 डेसिमल प्लेस तक भी दे सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे भी देखो 4 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस, ये दे सकते हो, लेकिन आंसर स्पेस में 3SF तक लिखना, ठीक है, ताकि मार्क्स सही कटे। देखो इट्स अ, वैसे चांसेस कम है कि तुम अगर 3SF में ना लिखो तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएं, लेकिन कट भी सकते हैं, ठीक है। 40%, 50% तुम्हारा क्वेश्चन ये हो जाएगा भाई, बाकी तो तुम्हें मार्क्स नहीं जाएंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, खुदा ना खास्ता मार्किंग स्कीम के हिसाब से अगर उसने चेक कर लिया और 4 ही मार्क्स देगा पे। इट्स द ड्यूटी ऑफ एन एग्जामिनर कि आपके आंसर को राउंड ऑफ करे। ये भी कहते हैं भाई, एग्जामिनर की ड्यूटी है कि वो राउंड ऑफ करे आपका आंसर 3SF में। तो वो आप, लेकिन फिर भी आंसर स्पेस में लिखने से पहले जो आंसर लिखो वो 4 to 5 डेसिमल प्लेस तक लिख देना, ठीक है। आखिरी चीज, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, वॉल्यूम, सरफेस एरिया या इंटरेस्ट का, तो उसमें सिर्फ फॉर्मूला लिख के आ जाना, छोड़ना नहीं बिल्कुल सवाल को। एक फॉर्मूला उसमें लिख के आ जाना उस क्वेश्चन का, जो लिख सकते हो फॉर्मूला वो एटलीस्ट लिख देना। जहां तक सॉल्व हो रहा हो तुमसे, तुम सॉल्व कर देना तुम लोग, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। इसके अलावा मैं नहीं समझता कोई और सवाल ऐसा रहता है। टेस्ट पेपर लेके जाना है, कैलकुलेटर की बैटरी वगैरह चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, एक चीज और याद आ गया, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके और साइमल्टेनियस कैलकुलेटर से चेक कर लेना। किसी बच्चे को नहीं आ रहा हो तो मुझसे पूछ ले वो, ठीक है। किस तरह पूछोगे, व्हाट्सएप है मेरा, उस पर पूछे ना, व्हाट्सएप नंबर मैं लिख दूंगा एंड ऑफ द क्लास में। क्लासेस वाले बच्चों, शिफ्ट शिफ्ट नहीं दबाओगे, सॉरी, क्लासेस वाले बच्चों ऑन करोगे अपना कैलकुलेटर, मेन्यू सेटअप वाला बटन दबाओगे, आगे आ जाओगे, इक्वेशन ए करके ऑप्शन होगा, इक्वेशन स्लैश फंक्शन फंक्शन का, उस पे जाओगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, सेकंड सेकंड नंबर पे पॉलिनोमियल इक्वेशन दी होगी, उस पे जाओगे। डिग्री होगी, डिग्री ऑफ द इक्वेशन 2 डालोगे, तो जब क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है तो, और फिर उसमें ए बी सी की वैल्यू डाल दोगे कोफिशिएंट्स के साथ और साइन के साथ, ठीक है, साइन के साथ डालोगे। जैसे कि छोटी सी चीज क्या रहने दें, 2x² -4x +8 है, तो 2a है आपका और b -4 है। 4 नहीं डालना वरना कैलकुलेटर गलत आंसर दे। तो इससे बहरहाल तुम कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, लेकिन स्टेप्स पूरे करना वरना आंसर के मार्क्स से मिलेंगे, डायरेक्ट आंसर लिख दिया तो। अच्छा ये हो गया साइमल्टेनियस इक्वेशन किस तरह चेक करोगे, मेन्यू सेटअप जाओगे, डायरेक्ट फिर इक्वेशन ऑप्शन ए पे जाओगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन 1 ऑप्शन पे जाओगे, और फिर अननोन्स 2 ऑप्शन, और फिर उसमें दोनों इक्वेशंस पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। जिस बच्चे को ना आ रहा हो मुझसे पूछ ले। तो क्वाड्रेटिक और साइमल्टेनियस इक्वेशन इस तरह सॉल्व हो सकती हैं आपके कैलकुलेटर से, मतलब वो सारे डायरेक्ट आपको आंसर देगा। अब एक चीज और है, वो भी देख लो। एक 4 से 5 ऐसा सवाल इस तरह का भी आता है, देखो 4 से 5 ऐसा सवाल इस तरह का भी आता है, तो इसमें बकायदा स्टेप सारे दिखाना।
रुको मैं 100% कर देता हूँ, एक नजर देख लो इसको। नोट्स चाहिए हो बेटा, मैं अवेलेबल हूँ आज, ठीक है। मैं नोट्स जब अभी आखिरी दिन कोई ऐसे मैं पैसे वगैरह नहीं लूंगा, तो आप लोग ले सकते हैं मुझसे नोट्स जो आपको चाहिए। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये फॉर्मूला ओपनिंग ब्रैकेट्स वाले मैंने करके जो अब लिखे हैं, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, नहीं दिए होते पेपर। तो इस तरह आप सारे स्टेप्स करने होते हैं, ये 4-5 सेक्शन लग ही जाता है इसका, ये आते ही आते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप करके कर सकते हो। अच्छा, अगर बिल फर्स्ट कंफ्यूज हो जाओ कि हम मैंने सही किया है या नहीं, तो y की वैल्यू यहाँ पुट करना, कोई भी अपनी मर्जी से 8, 10, 5, लेकिन जो y की वैल्यू यहाँ पुट करो वही y की वैल्यू यहाँ और वही क्वेश्चन में। मैं नहीं समझे मेरी बात, देखो जो y की वैल्यू पुट करोगे ना, वो y की वैल्यू थ्रू आउट द क्वेश्चन सेम रहेगी। तो तुम अपने आंसर में y की वैल्यू पुट करो, जैसे यहाँ पे एक करके दिखा देता हूँ। मैं कैसे चेक करूंगा ये आंसर सही है कि नहीं, क्रॉस चेक जरूर कर लेना आंसर को, एक श्योरिटी हो जाती है, जल्दी जल्दी क्रॉस चेक हो जाता है, उसी वक्त करोगे ना, जिस वक्त करो उसी वक्त चेक कर लो, ताकि आसानी हो। बाद में चेक करने आओगे तो भाई अल्लाह हाफिज है, फिर नहीं चेक हो पाता। अल्लाह करे चेक हो जाए आपका, लेकिन मेरी मानो तो मुझे बाद में शुक्रिया, मतलब जज़ाकल्लाह ही कह रहे हो, क्योंकि अच्छा अच्छा बता रहा हूँ ट्रिक, कि उसी वक्त सॉल्व चेक कर लेना जिस वक्त सॉल्व करो किसी क्वेश्चन को। 6, 3, 1 - 3 8 क्या हो जाता है भाई, 24, 23। कैलकुलेटर तो होगा ना, तो चेक कर लेना कैलकुलेटर से, -23 और मल्टीप्लाई बाय 3, -69। तो 6/-69, इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा -2/23। अब बच्चों मेरी आखिरी बात सुनो, फिर इसके बाद एंटी करते हैं का। अब यहाँ पे भी y की वैल्यू पुट करो, 8 पुट की थी ना, 8 ही पुट कर दी। अब इसमें भी 8 वैल्यू पुट करो, मतलब 8 का स्क्वायर -4 8 +4/2 -6 8 मल्टीप्लाई बाय 2 8 +4 3 8 का स्क्वायर माइनस। इसका आंसर देखो, डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट कर लो इसको एज इट इज। आता होगा फ्रैक्शन में कैलकुलेटर में पुट करना, आई थिंक सो। नहीं आता तो मैं अभी व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, मुझसे ले लेना, मैं वीडियो बना के भेज दूंगा, या फिर वीडियो मेरे पास खुद पड़ी हुई होगी तो मैं भेज दूंगा कि भाई इस तरह सॉल्व करना। इसका भी देखो आ रहा है -2/23, तो मतलब इसका मतलब हमारा आंसर सही है, 90% हमारा आंसर सही है। हो सकता है भाई कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन एक्सेप्शनल केस होता है बिल्कुल वो, कि आपका यहाँ पे भी आंसर से मारा और फिर भी आपने कोई गलती की हो, लेकिन बहुत एक्सेप्शन, मतलब 95% है कि आपका आंसर सही होगा। इस तरह चेक कर लोगे तो केयरफुली करना पेपर को। P2 में कैलकुलेटर अलाउ होता है, जितना कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सको करना। ये 4 मार्क्स के सवाल आते हैं, फैक्टराइजेशन के आते हैं, वो कर लेना। इस तरह के किए में अगर किसी को सॉल्यूशन चाहिए हो तो वो भी ले ले मुझसे। ये हो गई बात भाई सारी। दूर से पढ़ लेना पेपर करने से पहले लाजमी, रब्बी ज़िन्नी इल्मन पढ़ लेना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करके पेपर करना, आखिरी में दूर से पढ़ के फूंक देना। टाइम मैनेजमेंट खास ख्याल रखना, 4 मार्क्स के सवाल पे 6 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, ठीक है। 4 मार्क्स के सवाल में 6 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, इसका मतलब आपको सवाल निकल रहा है आज से, तो उसे छोड़ के आगे बढ़ जाओ, ज़्यादा ये सही रहेगा, ठीक है। 2.5 घंटे का पेपर होता है, कैलकुलेटर अलाउ होता है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है, स्टेप्स फजूल के नहीं करना, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि वॉल्यूम में बस 2 स्टेप में निकाल लेना आंसर, ऐसे ही सरफेस एरिया में भी एक स्टेप में बस ये दिखाना है 2πr² की वैल्यू क्या आ रही है, 2πrs की क्या वैल्यू आ रही है, πr² की क्या आ रही है। एक स्टेप में पुट भी करना, हाँ आर पुट करोगे एक स्टेप में, एक स्टेप में फॉर्मूला लिखा है, एक स्टेप में आर पुट किया, एक स्टेप में दिखाया एक्स टर्म्स की क्या आ रही है वैल्यूज, फिर आखिरी स्टेप में प्लस करके आंसर आ गया, ठीक है। तो दैट्स इट, कोई और चीज मैं नहीं भूल रहा हूँ होपफुली। लोसाई, लोसाई में भाई स्टेप्स देख के जाना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है और लाइन बाइसेक्टर क्या होता है, उसमें कॉम्पस लाइन बाइसेक्टर में ऐसा नहीं करना कि एक तरफ से ज्यादा कॉम्पस खोल लो और दूसरे एंड से कम कॉम्पस खोल लो, उसमें एग्जैक्ट कॉम्पस खुला होना चाहिए, चाहे दोनों तरीके से। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ही यही है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब है दोनों तरफ से बराबर, ठीक है। कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन पे लाई करना, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब है एक ही लाइन पे लाई करते हैं, और कोलिनियर पॉइंट्स का ग्रेडियंट हमेशा सेम होगा। देखो भाई कुछ टर्म्स हैं वो भी बता रहा हूँ मैं।
ये लाइन है, ये पॉइंट्स इसके कोलिनियर हो, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, सो दे आर द कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, इक्वी डिस्टेंट, तुमने लाइन बनाई, हाँ जैसे कि लाइन बनाई, अगर वो बोल रहे भाई एक लाइन पे ये दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स हैं, इनका इक्वी डिस्टेंस बनाए, तो पहले लाइन बना लोगे, ठीक है, और फिर कॉम्पास खोल के दोनों आर्क बना लोगे, मैं बहुत बेसिक समझा रहा हूँ, और फिर ये आपका इक्वी डिस्टेंस लाइन आ जाए। मतलब इस पॉइंट, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, ये सब मैंने बहुत रफली किया है, लेकिन मैंने अपना पॉइंट सेट सारे क्लियर कर दिए हैं। फिर भी भाई अगर मुझसे कुछ रह गया हो तो बता देना और पूछ लेना। कि तुमने आर्क लगा दी, नहीं बहुत ज्यादा ही उससे, ये आर्क लगा दी, कॉम्पस इक्वल खुला रखें, इससे हाफ से ज्यादा खोलो कॉम्पस, यहाँ पे कॉम्पस के पॉइंट रखो, यहाँ पे पेंसिल रखो, यहाँ एक आर्क लगाओ, यहाँ एक आर्क लगाओ, फिर यहाँ पेंसिल, यहाँ कॉम्पस की नीडल रखो, यहाँ पेंसिल रखो, एक आर्क, एक आधे से ज्यादा खुला होना चाहिए लेकिन कॉम्पस। ठीक है, आप लाइन बनाओ। दो प्रॉपर्टीज होंगी इक्वी डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी पॉइंट हो इट विल बी इक्वी डिस्टेंस, यहाँ से भी इसका डिस्टेंस सेम होगा, यहाँ से भी इसका डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, ये हमेशा 90 डिग्री होगा, याद रखना। ठीक है, तो और अगर बोल रहे हैं एंगल के दरमियान इक्वी डिस्टेंस है कि भाई दो वॉल्स हैं, दे आर एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री, लेट्स से 40 डिग्री के एंगल पे, ये दो वॉल्स हैं, अच्छा बल्कि वॉल को डिफरेंट, एक रेड कलर की वॉल है एंड वन इज द ग्रीन वॉल। ठीक है, एक ग्रीन वॉल है, सही है, तो इसका बोले इक्वी डिस्टेंस निकालें, या इक्वल डिस्टेंट हो, यहाँ से इक्वल डिस्टेंस का मतलब ही इक्वल डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आप एंगल बाइसेक्टर करोगे, एंगल खोल मतलब कंपास अपनी मर्जी से खोलोगे, यहाँ पे एक आर्क लगाओगे एंगल के सामने, यहाँ पे रखा कॉम्पास, एक आर्क लगाई, यहाँ पे रखा कॉम्पास, एक आर्क लगाई, और फिर ये बना दी। स्ट्रेट टाइम बनाना भाई, ये मैंने रफली किया। ठीक है, कोलिनियर का मतलब समझ आ गया, कोलिनियर पॉइंट्स का हमेशा ग्रेडियंट सेम होगा, मैं कहूँ .1, .2, .3, तो .1 का ग्रेडियंट बराबर होगा .2 के ग्रेडियंट, किसी भी दो पॉइंट्स को यूज करते हुए ग्रेडियंट निकालोगे, लेकिन उनका इक्वल होगा, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं कह रहा हूँ इसका x1 है y1 है, वैसे अब ये बहुत बेसिक चीज है, लेकिन चलो बता रहा हूँ, x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, इसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है। ठीक है, तो x1, नहीं x1 नहीं, y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1 बराबर होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये बराबर होगा y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। सिमिलरली देखो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आ सकता है, एक चीज और बता देता हूँ, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस तरह आ सकता है, देखो बच्चों, वो आपको इस तरह बना के दे देगा, मैं ये समय एक मिनट ऊपर रब कर दूं।
चलो दोबारा बना देते हैं, ये लाइन रब नहीं हो रही, आई डोंट नो। लाइन बनाई आपने, सही है, या फिर बोल रहा है let's say it is saying this is point 1 and this is point 2। अब वो बोले आप मिड पॉइंट निकालें इसका, तो आपको पता है ना मिड पॉइंट का फॉर्मूला। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? इसका मैंने कहा भाई x1 x2 है, सॉरी x1 y1 है, और इसका x2 y2 है। ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2। अच्छा, अब ये बस मिड पॉइंट तो निकाल लेते हैं बच्चे, लेकिन वो बोलता है कभी कभार कि फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन दैट इज जॉइनिंग P1 and P2। find the point on the line that is joining P1 and P2 from which both P1 and P2 are equidistant। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट निकालोगे मिड पॉइंट। उल्टा कर दिया उसने, बोला भाई ये पॉइंट है लेट्स से x6 y6, मैंने नॉर्मल लिया x6 y6 एक नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स, या चलो ले लेते हैं भाई कोऑर्डिनेट्स, अब इतने जब कर ही लिया है लंबा तो 4,5। 4,5 is the point that lies on the line joining P1 and P2। From this point P1 and P2 are equidistant। तो किस तरह करोगे ये फिर? मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो आप मिड पॉइंट की जगह इसको पुट कर दोगे, ठीक है, और एक तुम्हें पॉइंट दिया हुआ होगा, एक पॉइंट जरूर दिया हुआ होगा, या तो P1 दिया होगा या तो P2 दिया होगा, और तुमसे पूछा हुआ होगा एक P1 या P2 में से कोई एक। बिल फर्स्ट P1 दिया हुआ है उसने 1,3, तो तुम इसको नॉर्मल इस तरह करोगे 4,5 इज इक्वल टू 1 प्लस x2 अपॉन 2 3 प्लस y2 अपॉन 2। अब सेपरेटली सॉल्व कर लो, वन प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, 3 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5, 1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8, x2 इज इक्वल टू 7, 8 माइनस 1 7, और y2 इज इक्वल टू ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 3 7 हो जाएगा, तो आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 7,7। ठीक है, ये चीज हो गई। अच्छा हाँ, एक चीज और बतानी थी भाई, देखो जब ये इस तरह दिया होगा 2 और x की वैल्यू मांगी, तो एड मैथ्स वाले स्टूडेंट लॉग नहीं यूज करना है इसमें। लॉग यूज करोगे 0 मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ आंसर के मार्क्स मिलेंगे, 0 नहीं आंसर के मार्क्स मिल जाएंगे तुम्हें। लॉग नहीं यूज करना, भले से लॉग कहीं रफ वर्किंग में छोटा छोटा करके पेंसिल से चेक कर लो कि तुमने सही किया है या नहीं, लेकिन इसमें यूज एलसीएम वाला मेथड ही करना पड़ेगा एड मैथ्स के स्टूडेंट को भी। 2 से लिया, फिर 2 4 = 8, फिर 2 2 = 4। वैसे याद होता है बच्चों का 8 का, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल लिया 2 1 = 2, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई मतलब 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू हो गई 3। यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभार वो नंबर पैटर्न में और नॉर्मल में कभी इस तरह भी पूछ लेता है, 2 की पावर x इज इक्वल टू 16.25। अब वो आपसे पूछता है कि लीस्ट वैल्यू बताएं x की होल नंबर्स में, मतलब होल नंबर में हो, पॉइंट में ना हो, लीस्ट वैल्यू बताएं x की जिसमें वो 16.25 नहीं, बल्कि इस तरह नहीं दिया होता, रुक जाओ ये मैंने गलत लगा दिया, इसको हटा दो, कि लीस्ट वैल्यू बताएं जिससे ग्रेटर हो जाए वो 16.25 से। तो अब कैलकुलेटर में पुट करना शुरू करोगे, कैलकुलेटर में पुट किया 2 की पावर 10 तो 1 to 24, ये तो बहुत 16 कब आता है, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16, मतलब 2 की पावर 4 16 होती है। ठीक है, जब 5 होगा तो 16 से ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब 5 वुड बी द आंसर। भाई x की पावर 4 पे
16 आएगा। तो x की पावर 5 पे क्या आ रहा है 32, मतलब 16.25 से एक्सीड कर गया। तो मतलब आपकी आंसर 5 होगा। ठीक है, कभी भी वो आपसे ये नहीं पूछेगा एग्जैक्ट बताएं, वो लॉग से होता है, वो आपसे ऐड में से पूछेगा, इसमें नहीं पूछेगा। ये मैंने नॉर्मल करके बताया है, हो सकता है वो इससे हार्ड पूछे। ठीक है, तो उस तरह कर लेना। मेरे ख्याल से लेट मी सी, मैं तुम लोगों को एक प्रॉपर एग्जांपल दिखा देता हूँ इसकी। मिल जाए अल्लाह करे, बहुत पुराना करवाया था मैंने इसका। uh, when I can turn myself to into when the fine tune. नहीं बच्चों, मिल नहीं रहा। नहीं नहीं मिल रहा मुझे। लेकिन तुम लोगों को मेरे ख्याल से बात समझ आ गई। एक एग्जांपल और देख लो। ये एड मैथ्स के स्टूडेंट के लिए ज्यादा मसला होता है, वो लॉग से आदत होती है उनकी, तो नॉर्मल तरीके से नहीं करना आता। 4 की पावर एक्स एन बोला उसने कि 4 की पावर n होगी तो 1236 से एक्स लेस देन होगा। ठीक है, और उसने बोला एन की लीस्ट वैल्यू निकालना या मैक्सिमम। देखो ये क्वेश्चन के हिसाब से होगा, मैं क्वेश्चन नहीं बना सकता ना, आई एम नॉट एन एग्जामिनर, टीचर हूँ मैं भी एक। तो वो एग्जामिनर सोच समझ के बनाता है, मैं यहाँ जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। तो तुम 4 की पावर 1236 में से बहुत ज्यादा होगी, तो पहले 4 की पावर 20 डालोगे तो बहुत ज्यादा होगी। 4 की पावर 10 डालोगे वो भी बहुत ज्यादा है। 4 की पावर 5 डालोगे 1024 है। अब 5 से एक्सीड करना शुरू करो, 6 डाला 4096 हो गए। 5 पे 1024 थी और 6 पे 4096 हो गए। 5 पे जहाँ n की पावर 5 थी, तो इस पूरे का आंसर आ रहा था, इस पूरे का आंसर आ रहा था 1024। और जब n की पावर 6, n की वैल्यू 6 हुई तो आंसर आया 4096। ठीक है, अब रिमेंबर कि उसने बोला था लेस देन, अगर वो ग्रेटर देन बोलता तो n की पावर 6 होती, लेकिन उसने बोला लेस देन हो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, अब यहाँ पे लीस्ट नहीं पूछेगा, बोलेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर विच इट इज लेस देन 1236। तो तुम एन की वैल्यू 5 दो। लेकिन इस तरह का सवाल नहीं होता, वो बहुत करीब होता है। जब तुम 4 की वैल्यू कुछ डाल रहे होते हो तो 1270 आ रहा होता है और एक तरफ से 1280, लेकिन ऐसे आए सवाल हैं ही एक दो। ठीक है, पास से में इससे इसको देख लेना, आ सकता है। दूसरी बात, स्टैटिस्टिक्स जब करो, जब स्टैटिस्टिक करो तो याद रखो हिस्टोग्राम बनाते वक्त क्लास इंटरवल का खास ख्याल कर लेना। अगर 10 से लेकर 20 तक है एक, और 20 से लेकर 30 तक है, 30 से लेकर 40 तक है, लेकिन एक आखिरी का उसने दे दिया 40 से लेकर 51, इतना सभी दे दिया कि सब में 10-10 का गैप चल रहा है, एक में 11 का गैप हो गया। तो आप या तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज करोगे, विच आई वुड प्रेफर, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इजी होती है, या फिर हाइट ऑफ रेक्टेंगल यूज करोगे। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ। अब इसकी क्लास विड्थ कैसे निकालोगे? 10 से बड़ा और 20 से छोटा, नहीं यहाँ पे इज इक्वल टू आएगा, सॉरी यहाँ पे इज इक्वल टू आएगा। 10 से बड़ा है या बराबर और 20 से छोटा। अब काउंट करना शुरू करोगे, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 को काउंट नहीं करोगे ऐसे, तो कितने हो गए? 10 हो गए। मतलब इसमें भी 10 आएगा। 10 फ्रीक्वेंसी कुछ भी दी हुई होगी, एक्स वाई जेड, फ्रीक्वेंसी अभी नहीं बना रहे, चलो बना देते हैं इसको भी। इसकी 4 है, इसकी 5 है, इसकी 6 है, इसकी 7 है। तो 4 डिवाइड बाय 10, 5 डिवाइड बाय 10, 6 डिवाइड बाय 10 और 7 डिवाइड बाय 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51, 12 हैं। एक मिनट 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, 51 काउंट नहीं होगा।
ठीक है 11 है। अब इसमें देखो आया 0.4, 0.5 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो आ रही है, और 0.6, 7/11, 0.636 आ रहे हैं, 64 ले लो। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, तुम्हें नीचे एक ग्राफ दी हुई होगी, या ग्राफ का स्पेस छोटा होगा, उसे करना होगा, मतलब ग्राफ की तरह स्पेस छोटा हुआ होगा, तुम्हें हिस्टोग्राम बनाना होगा। तो याद रखो भाई, हिस्टोग्राम बनाते वक्त यहाँ पे 1 से ज्यादा नहीं जा रहा, तो 1 तक ही रखना मैक्सिमम। ठीक है, बॉक्सेस बने हुए होंगे अगर हिस्टोग्राम में, तो अगर 4 बॉक्स बने हुए हैं तो हर बॉक्स को 0.25 का लेना और 1 तक ले जाना। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 1 1 सेंटीमीटर से लेना जल्दी जल्दी। हमेशा फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे आती है, याद रखो, और बाकी जो चीजें होती है वो एक्स एक्सिस पे आती है। फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पे आती है। ठीक है, ये एक बेसिक चीज हो गई। कभी कभार वो आपको उल्टा कर देता है, फ्रीक्वेंसी दे देता है, और फ्रीक्वेंसी नहीं देता, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी दे देता है, और ये दे देता है आपको क्लास इंटरवल्स या क्लास विद दे देता है कभी कभार, मेहरबान हुआ अगर तो। और बोलते हैं फ्रीक्वेंसी निकालो, तो आराम से निकाल लोगे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बस इसे मर्ज, मतलब वो कर दो, शफल कर दो फॉर्मूले को, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय क्लास विद हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। स्टैटिस्टिक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब बनाते हो तो स्केचिंग करते हो, फिर से बता रहा हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते वक्त स्केचिंग करते हो सिर्फ। ठीक है, इस तरह की स्केचिंग करके बनता है। अभी मैं स्केचिंग नहीं कर रहा, पता होगा कि किस तरह बनता है, रिवीजन कर रहा हूँ, इसे बता नहीं रहा। किसी को नहीं पता तो पूछ लें मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके। चलो भाई, फिर आगे चलते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना आती होगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व की बात नहीं कर रहा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ की बात कर रहा हूँ। सॉरी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल की बात कर रहा हूँ। गया हूँ मैं लगातार पढ़ाते पढ़ाते। उसमें कुछ नहीं करना होता। अगर मैं इसी की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना चाहूँ ना, इसी की, बिल्कुल इसी डेटा की बनाना, तो मैं एक लूंगा x<20, एक x<30, एक x<40 और एक x<50। ये आएगा 4, फिर 4 + 5, इन दोनों को प्लस कर दोगे 9, फिर 9 + 6 15, और फिर 15 + 7 कर दोगे 22। 15 + 7 22। अब फ्रीक्वेंसी को मैं, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी, और ये वो जो भी मार्क्स है किसी की चीज का डेटा है, ये आ गया। वाई एक्सिस पे ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट होगी, एक्स एक्सिस पे मार्क्स प्लॉट होंगे। बना दो, काम खत्म। ये आता है 3 से 4 मार्क्स से। एंगल प्रॉपर्टीज बहुत बेसिक चीज है, एंगल प्रॉपर्टीज रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी एंगल प्रॉपर्टीज मैं कोशिश करूंगा शाम तक करवा दूं रिवाइज। बाकी मैंने बड़ी बड़ी चीजें सारी रिवाइज करवा दी। प्रॉफिट में पता है, प्रॉफिट हमेशा सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से। लॉस में हमेशा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है सेलिंग प्राइस से। डिस्काउंट में हमेशा हम डिस्काउंट जो है वो मार्क प्राइस पे लेते हैं और फिर न्यू प्राइस निकालते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो टैक्स आता है, उसके अलावा जो टैक्स आता है, वो टैक्स निकालना आना चाहिए। वही नॉर्मल टैक्स की तरह निकलता है। अगर इनकम टैक्स आ रहा है तो फर्स्ट 20,000 पे टैक्स लगता है कुछ, फिर नेक्स्ट 30,000 पे, तो इस तरह करके करना होता है। लेकिन मैं अवेलेबल हूँ, अगर ये डिटेल में किसी को पूछा है, ये मैं डिटेल में नहीं बता रहा, ये आता इतना नहीं है। टैक्स तो मैं सिंपल निकालने को आएगा। जीएसटी कब लगेगा ये भी पता है, चलो सही है, ये भी मैं हाँ, सारी कहानी हो गई भाई अब।